तो हम बात कर रहे थे बच्चों फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in external magnetic field, placed in external B लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर आप लोगों ने फोर्स कैलकुलेट करना है। इसमें हम लोगों ने कल बेसिक बातें कर ली थी और आपको समझ आ गया था F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। और मेरा ख्याल है कि मैग्नीट्यूड की बात भी होगी थी, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड आप लोगों ने आई एल बी साइन थीटा लिखी थी। आज हम वहां से आगे से शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कल कि इसमें एफ के, आई के, एल के, बी के और थीटा के क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है ये जो थीटा एंगल है वो लेंथ वेक्टर के और बी के दरम्यान में एंगल है। और दोनों की किस चीज के दरम्यान में एंगल है? लेंथ वेक्टर और बी की टेल्स के दरम्यान में एंगल है। और ये बात भी हमारी होगी थी कि ये जो लेंथ वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो करंट की वही डायरेक्शन हमारे पास इस लेंथ वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। और फिर कल आपको याद होगा हम लोगों ने मैक्सिमम फोर्स पे जो बात की थी, और मैक्सिमम फोर्स का जो फार्मूला बना था वो आई एल बी था, मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला था। इस फार्मूले से अगर मैं इस बी को तो अलग कर दूं तो फार्मूला बन जाएगा एफ मैक्स ओवर आई इंटू एल हो जाएगा। अब बच्चों इस बी के जो है ना फिजिक्स में डिफरेंट नेम यूज होते हैं। इस बी का एक नाम जो कॉमनली यूज हो रहा है इस चैप्टर में वो तो मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इस बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इस बी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इसी बी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। यानी इसी बी का मैग्नेटिक इंडक्शन भी नाम है, इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और इसी बी का एक और नेम भी होता है, इस बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी का नाम है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम इसी को कहते हैं। अब बच्चों अगर हम इस बी की यूनिट की बात करें ना, बल्कि एस आई यूनिट की बात कर लेते हैं, एस आई यूनिट ऑफ बी की बात करें तो आप इस फार्मूला से बना सकते हैं। देखिए फोर्स की यूनिट क्या आ रही है? न्यूटन। करंट की एम्पेयर होती है, लेंथ की मीटर होगी। तीसरी यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर क्या होगी? पर मीटर इसकी यूनिट बनेगी। ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को हम टेस्ला भी कहते हैं। टेस्ला क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है इसलिए आप लोगों ने सिंबल में टी कैपिटल लिखना है। तो हमें समझ आ गया कि इसकी यूनिट जो बनेगी टेस्ला जो होगा वो न्यूटन पर एम्पेयर और पर मीटर की इक्वल होगा। एक तो अब ये याद रखें इसकी यूनिट टेस्ला, इनमें से कोई भी नाम आ जाए सबकी यूनिट टेस्ला होगी। ऐसे सिस्टम में न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर होगी। न्यूटन को अगर हम बच्चे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो न्यूटन किसकी इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सब फेमिलियर है इस चीज से। इसको मैं उसी तरह दोबारा पर की बजाय ओवर से नीचे लिख देता हूँ, एम्पेयर इंटू मीटर। तो न्यूटन बच्चे होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैंने उसी तरह ही ओवर से नीचे लिख दिए। तो ये आपके पास कुछ इस शेप में आ गई है कि इसका देख लें, 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बाकी जो चीज हमारे पास बाकी रह गई है वो बन गई है किलोग्राम, एक बच गया, एक सेकंड का स्क्वायर बच गया, और एक आपका एम्पेयर ऊपर जाकर एम्पेयर इनवर्स होगा। तो ये भी टेस्ला ही है, ये भी टेस्ला ही है। बस ये आप लोगों ने याद रखना है टेस्ला जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर जो टेस्ला है तो वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बच्चों एक्सप्रेस हो रहा है। तो जो आप में से केपीके के स्टूडेंट्स है यहाँ से फिर हम इस टेस्ला की डायमेंशन भी बना सकते हैं। टेस्ला की डायमेंशन का मतलब बी की डायमेंशन होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशन। तो हम डायमेंशन बना सकते हैं। पंजाब में तो आपकी डायमेंशन इंक्लूड नहीं है, केपीके वाले देख लें। किलोग्राम की जगह पर हम एम लिख देंगे, सेकंड स्क्वायर की जगह पर आपके पास t-2 हो जाएगा। और एम्पेयर की डायमेंशन ए भी यूज करते हैं और आई भी यूज करते हैं। मैं खुद ही आई लिख रहा हूँ, मैं आई इनवर्स भी लिख देता हूँ, या इसको आर करके मैं दोबारा लिख देता हूँ एम t-2 a-1। तो ये एम्पेयर की डायमेंशन दोनों यूज होती है, आई भी यूज होती है, एम्पेयर भी यूज होती है। अब आप सोचेंगे कि हम पेपर में कौन सा यूज करेंगे, कोई इशू नहीं है। पेपर में एक वक्त में कोई एक ही ऑप्शन होगा, या आई वाला ऑप्शन होगा या ए वाला होगा, दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं आ सकते। तो आपको सिंबल में मसला नहीं बनेगा कि इन दोनों में से कौन सी ठीक है, दोनों यूज होती हैं। आई भी यूज होती है, एम्पेयर की डायमेंशन ए भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में आ जाता है तो वो हम लोग इसके लिए
मतलब जो पेपर में दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो इंटेंसी होगी, इंटेंसी की डायमेंशन भी तो हम आई यूज करते हैं ना। इंटेंसी की डायमेंशन के लिए ना आई की बजाय जे ज्यादा यूज होता है। यानी इंटेंसी जो होती है उसकी डायमेंशन की आप केपीके और इंजीनियरिंग वाले बातें ध्यान से सुन लें, एमडी कैट में तो डायमेंशन नहीं है। तो इंटेंसी की डायमेंशन के लिए ज्यादातर कैपिटल जे यूज होता है इंस्टेड ऑफ दिस। तो हमें दो बातें समझ आ गई। हमें ये समझ आ गया कि एक टेस्ला इसके बराबर होता है और एक टेस्ला को हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक होगी बात, दो बातें होगी। थोड़ा सा इस पे और बात कर लेते हैं अभी हम। देखिए बच्चे, हमारे कोर्स में मैग्नेटिक फ्लक्स तो नहीं है एमडी कैट में, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा यूनिट की हद तक। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की बच्चों यूनिट वेबर होती है, और वेबर किसकी इक्वल होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। तो मुझे यहाँ से सिर्फ टेस्ला चाहिए था, तो टेस्ला की एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से क्या बना, वेबर पर मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल ही भी होता है। बाकी हम अपनी केपी की क्लास में सेपरेट फ्लक्स के ऊपर पूरी बात करेंगे। अभी बस हमें इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ से टेस्ला की थर्ड हमारे पास यूनिट बन गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने 3 डिफरेंट फॉर्म्स में टेस्ला आपको बताया है। तब जब आपका कभी पेपर में एमसीक्यू आएगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी फॉर्म में अगर टेस्ला लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपके पास तीनों ऑप्शन मैंने लिखवा दिए। तो अगर तीनों ऑप्शन आपको पता है तो फिर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। ठीक, अगर हम इसी टेस्ला की स्मॉलर यूनिट की बात करें, टेस्ला से स्मॉलर यूनिट या बी की जो स्मॉलर यूनिट होती है, ये आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि एक और सिस्टम था ना सीजीएस सिस्टम में, कि सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होगी। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट गॉस होती है। किसकी यूनिट? बी की। बी की सीजीएस सिस्टम में गॉस होती है। ये गॉस वही है जो गॉस लॉ वाला गॉस था ना, उसी ने काम किया था। तो साइंटिस्ट है कैपिटल जी से शो करेंगे, और 1 गॉस जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होगा। और इस तरह बच्चों यहाँ से अगर हम 1 टेस्ला बना लें तो 1 टेस्ला जो होगा वो 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होगा। ये बस दो इंफॉर्मेशन छोटी छोटी आप लोगों ने याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब ये यूनिट्स वगैरह वाली बातें जो है ना, सेकेंड ईयर की यूनिट्स जो है ये पेपर में आती हैं, मतलब क्योंकि अनकॉमन है, क्योंकि 9th 10th में आप लोगों ने इस तरह की यूनिट्स कम पढ़ी होती हैं। तो वो जो फर्स्ट ईयर की यूनिट्स हैं वो कंपेरेटिवली पेपर में नहीं पूछी जाती, ये यूनिट्स उसके मुकाबले में ज्यादा आती हैं। फिर हम बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, उनमें से जो मोस्ट कॉमन रूल्स है वो मैं लिख सकता हूँ। एक रूल तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए होता है राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कुछ लोग राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल को ना स्क्रू रूल भी बोलते हैं, क्योंकि आपको याद होगा इसमें हम लोग फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाते हैं। तो स्क्रू भी यूं ही रोटेट ही करते हैं, ये स्क्रू है ये यूं रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं कहते, इंडियन वैसे अक्सर टीचर इसको स्क्रू रूल पढ़ा रहे होते हैं। वैसे मैंने अपनी किसी बुक में नहीं पढ़ा स्क्रू रूल। वैसे याद रखना कि राइट एंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज आल्सो कॉल्ड स्क्रू। क्यों कहते हैं? कि उसमें हम रोटेट करवाते हैं ना। अच्छा, एक और रूल होता है जो हमारी बुक में ज्यादा पढ़ाया जाता है, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी होता है। अभी हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए याद रखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। इससे नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस काम के लिए यूज होता है। वो तो खैर केपीके की बुक में भी है ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन के लिए कौन सी फोर्स की बात हो रही बोला? मैग्नेटिक फोर्स में। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, राइट हैंड रूल इस काम के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, इसमें एक और रूल होता है, उसे हम बोल रहे होते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल हम जो यूज करेंगे, हम राइट हैंड पाम रूल पे ही ज्यादातर बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैं तो अक्सर इसको मैजिकल रूल भी कहता हूँ। ये मतलब मैजिकल रूल ये सबसे इजी है अप्लाई करना ना। तो आप लोगों ने जब डायरेक्शन फोर्स बतानी है तो आप राइट हैंड पाम रूल से ही बताइएगा। राइट हैंड पाम रूल में होता है कि सपोज करें ये आपका प्यारा सा हाथ है, ये आपका थंब है और ये आपकी पाम है। तो इसमें ये जो फिंगर्स होती है ना, राइट हैंड पाम रूल पढ़ा रहा हूँ, इसमें फिंगर्स शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो पाम है, जहाँ से बचपन में आप लोग जो है अपनी किस्मत के हाल बताया करते थे, अब पाम आपकी किस्मत के हाल तो बताने से रही, या थोड़ा बड़ा करो। अब आपकी जो पाम है ना, उसने डायरेक्शन शो करनी है फोर्स की। ठीक है ना, अब वो
ये नहीं बताएगी कि आपकी किस्मत कैसी होगी, ठीक है ना। और ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन शो करेगी। जो थंब होगा ना आप लोगों का ना, जो थंब होगा उसको आप लोगों ने रखना होता है अगर फोर्स ऑन वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, या आप करंट की डायरेक्शन कह ले की बात है, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन। तो ये आप लोगों ने इसमें चीज़ें याद रखनी है कि इस केस में आप लोगों ने अगर चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रख देंगे, अगर करंट की बात हो रही है तो करंट की डायरेक्शन में हम थंब रख देंगे। क्लियर होगी बात। फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम ये करते हैं ना कि अगर हम उस फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप लोगों को आइडिया है कि आप लोगों ने जो थंब होता है उसको किस डायरेक्शन में पॉइंट करना होता है। थंब को हम रखते हैं, चलो मैं इसकी डायग्राम भी रफ से स्केच कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गुजारा ही आप करेंगे, बस इतने पे गुजारा कर रहा हूँ। 3 ही बस फिंगर में बना रहा हूँ। इसमें ये जो फिंगर है ना, इसमें आपके पास ये होता है ना फिल्म, इसमें यूं आप इन तीनों को स्ट्रेच करते हो। ये आपकी 4 फिंगर्स, ये आपकी मिडिल फिंगर और ये आपका थंब, इन तीनों को आप लोगों ने परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर देना। तो इसमें ये जो 4 फिंगर होगी ना, ये फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा हूँ, जो 4 फिंगर होगी वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। और ये आपका जो ऊपर मैंने बनाया है अपनी तरफ से, ये मैंने अपनी तरफ से ये शो किया है कि ये तीनों यूं परपेंडिकुलर है ना, तो इस वजह से ये डायग्राम यूं आपको लग रही है अजीब सी। थंब जो होगा वो डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, और जो मिडिल फिंगर होगी, ये वाली फिंगर, ये मिडिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर होगी वो डायरेक्शन शो करेगी किसकी, करंट की कह लें, या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि करंट के पैरों को लगाना चाहिए, और आप कह सकते हैं चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगी, जिसको हम यूज स्ट्रेच करते हैं। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको शो कर रही है, करंट को या चार्ज की वेलोसिटी को, और ये किसको, फोर्स को। ये लेफ्ट हैंड रूल है। राइट हैंड पाम रूल में आप लोगों ने गलती नहीं करनी, उसमें राइट हैंड में यूं यूज होगा। इसमें ये जो फिंगर्स होंगी वो किसको शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किसको, चार्ज की मोशन या वेलोसिटी को, और पाम किसको शो करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। ये आप सारों को रूल अप्लाई करना ऑलरेडी आता भी है, आप इससे फेमिलियर भी हैं। तो मैं आपको ना कुछ असाइनमेंट्स दे देता हूँ, आप उसके ऊपर ये आप लोगों ने हमेशा राइट हैंड पाम रूल ही अप्लाई किया करना है, क्योंकि वो अप्लाई करना आसान है थोड़ा सा ना। तो मैं उसकी आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दे देता हूँ, ठीक है ना, डायग्राम में बना देता हूँ, उसके ऊपर आप खुद रूल अप्लाई करेंगे ना तो आपको उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें देखने, ये जो डायरेक्शन होती है ना बच्चे, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की होती है, यानी क्रॉस हम जो लगा रहे हैं, क्रॉस इनवर्ड को शो करता है, और यहाँ पर जो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, और ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। मैं कुछ छोटी छोटी डायरेक्शन बना कर देता हूँ आपको, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग, आपको फोर्स ऑन चार्ज का फार्मूला तो आपको याद ही है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। और फोर्स ऑन कंडक्टर का फार्मूला क्या होता है, I इंटू एल क्रॉस बी होता है। तो फोर्स ऑन कंडक्टर निकालने के लिए आप लोगों ने लेंथ की कौन सी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन में रखनी होते हैं फिंगर्स, आप लोगों ने यूं करना होता है ना एडजस्टमेंट। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब जो होगा वो आप लोगों ने इस फोर्स ऑन कंडक्टर निकालते हुए करंट की डायरेक्शन में रखना है, और चार्ज पर निकालते हुए चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप लोग थंब को रखेंगे, वही मैंने पहले लिखा है। लेकिन ये चीजें याद रखें, ये जो जितने भी रूल्स हैं वो रूल होते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी रूल होते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर आप करंट की बात कर रहे हैं तो करंट आप यूं समझ लें कि सारे रूल्स होते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के लिए, यानी अगर आप चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आप लोगों ने थंब को रखना है, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, यानी फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बताएंगे। और करंट जो होगा फिर आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन कौन सी लेनी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेनी। कन्वेंशनल करंट होता है ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अगर आप लोगों ने अब इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाए या नेगेटिव चार्ज पर फोर्स बतानी हो तो अब अपने रूल के अकॉर्डिंग जो निकालेंगे वो पॉजिटिव या कन्वेंशनल करंट पे ही निकालेंगे। अब आप अपनी फोर्स की डायरेक्शन जो निकली है ना उसको रिवर्स कर दें, यानी जो डायरेक्शन कैलकुलेट हुई है उस डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दें तो वो डायरेक्शन आपके पास बन जाएगी फोर्स ऑन चार्ज या फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए डायरेक्शन आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छी समझ आएगी। सपोज करें ये कोई चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो आपसे ये पूछ रहा है इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप रूल अप्लाई करोगे ना, ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। असल में इस कैंप पे आपको ये बात बहुत अच्छी समझ नहीं आएगी, मैं जैसे आपको आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने थंब को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो इनवर्ड चला गया, सॉरी फिंगर्स को रखेंगे, ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर जो सारी हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब आपका किस डायरेक्शन में होगा, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब चार्ज की वेलोसिटी। ये जो पाम होगी, जिस तरफ आपकी पाम आ रही होगी, वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड, ये वेलोसिटी, और पाम इस तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब मैं यही आपसे बच्चों कह रहा था कि अगर सपोज कर लें ये पॉजिटिव चार्ज ना होता, ये नेगेटिव चार्ज होता और विद वेलोसिटी v इस तरफ मूव कर रहा होता, तो हम इस पर भी उसी तरह फोर्स निकालते हैं, हम इसको पॉजिटिव ही समझते हैं। इनवर्ड, ये पॉजिटिव पर फोर्स अपवर्ड लग रही है, यानी पॉजिटिव पर फोर्स अपवर्ड लग रही है, लेकिन हमें पता चला ये नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाली जो फोर्स है उसके रिवर्स नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कर देंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज पर यूं ही समझ लें फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करके फिर किस पर, नेगेटिव चार्ज पर हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो आपको समझ आ गया कि नेगेटिव चार्ज पर जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर कैलकुलेट करके उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज पर बन जाएगी। अब बच्चों मैं कुछ असाइनमेंट्स नीचे दे देता हूँ, आप इसको खुद अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है ना, डॉट के जो साइन होते हैं ना, डॉट के साइन शो करते हैं किसी को, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ना। इस केस में जो बी है वो किधर है, आउटवर्ड है। मैं यहाँ पर कोई चार्ज बना देता हूँ, सपोज करें यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आप लोगों ने इस पर जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैं आपको फोर्स की डायरेक्शन में से बता देता हूँ, ताकि आप जब रूल अप्लाई करें तो आपको पता चले कि आपने एक चीज क्लियर कर लेना कि हमेशा राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकालना और राइट हैंड ही यूज करना। आपसे जब डायरेक्शन नहीं सही आ रही होगी ना, मैं तो डायरेक्शन आपको बता देता हूँ कौन कौन सी डायरेक्शन है, आप फिर अप्लाई करेंगे तो आपकी वो कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि आपको रूल सही समझ आ चुका है। तो वो आप लोगों ने जब रॉन्ग आ रही होगी ना डायरेक्शन आपकी, तो आप देखिएगा आप राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड यूज कर रहे होंगे, तो ये थोड़ा ख्याल रखना। पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर फोर्स, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया फोर्स इस तरफ लगेगी, ठीक है। इसी तरह आप नेगेटिव चार्ज में नहीं बता रहा, क्योंकि ऐसे डायग्राम ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज होता तो आपको पता है फोर्स पॉजिटिव की क्या होती है, अपोजिट होती है। अच्छा एक आप ये प्रैक्टिस कर लें, एक और असाइनमेंट लिख लें अपने पास, इस तरह बना लें अपने पास ना, कि ये बेसिकली सपोज कर लें डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। फर्क है बातों में, पहले आउटवर्ड इनवर्ड था, अब डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी भी मूव कर रहा है। तो आपसे कह रहे हैं इस चार्ज पर आप लोगों ने बतानी है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो इस चार्ज पर बच्चों जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, तो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ और ऊपर फोर्स लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्रॉस का मतलब क्या है, इस केस में इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, इनवर्ड फोर्स होगी, ठीक है। यानी इस केस में इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रही है, इनवर्ड लग रही है। एक और असाइनमेंट लिख लें, एक और आप ये कर लीजिएगा कि आप अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रख लें। जो पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है मैं सारी बना देता हूँ, ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन बाद में ना हो। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं, ठीक है बच्चे। नेगेटिव चार्ज पर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। इस पर जब आप फोर्स निकालोगे ना, तब देखिएगा इस पर भी फोर्स इनवर्ड ही आएगी, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड फोर्स होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने इस जो मैंने पॉसिबल डायग्राम बताई हैं, इनके ऊपर अगर आप रूल अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपको सही समझ आ चुकी है बात या समझ नहीं आई। एक आदि और बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको फर्दर ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिख लें, एक और छोटी सी बात, वो आपको पता तो है लेकिन कुछ बच्चे पेपर में क्योंकि कंफ्यूज हुए होते हैं तो वो भूल जाते हैं उस बात को। देखिए बच्चों, सपोज करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और सपोज करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या सपोज करते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कहते हैं इन पर फोर्स कैलकुलेट करें। देखिए आपको पता है ना कि जब चार्ज की जो वेलोसिटी होती है या करंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाए,
उस केस में उस पर फोर्स क्या होगी, 0 की इक्वल होगी, यानी इस केस में उस पर फोर्स अप्लाई ही नहीं हो सकती। ये बात आपको समझ आ गई ना। तो इस केस में आप लोगों ने रूल्स पे जोर नहीं लगाते रहना, इस केस में तो रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रूल तो तब अप्लाई होता है जब एंगल डिफरेंट हो ना। अगर आपका एंगल 0 और 180 के दरमियान में 0 हो, या आपका बच्चों एंगल 180 डिग्री बन रहा हो, तो उस केस में फोर्स की एप्लीकेशन की कोई बात नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर आप तो हमें पढ़ा रहे थे फोर्स ऑन कंडक्टर और आप चले गए फोर्स ऑन चार्ज की तरफ। चले फोर्स ऑन कंडक्टर की तरफ वापस आ जाते हैं। फोर्स ऑन कंडक्टर की भी 1-2 डायग्राम बना लेते हैं ना, ताकि उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कि सपोज करें ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें करंट कैरिंग वायर है, उसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और अब आप इसके ऊपर बिल्कुल वही रूल अप्लाई करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इस पर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, एक और बना लेते हैं, आउटपुट बना लेते हैं। ये आपको पता है ना, मैंने इनके साथ लिख रहा क्योंकि पहले बता चुका हूँ। ये बच्चों आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें थोड़ा और काम टेढ़ा कर लेते हैं। सपोज करते हैं आपके पास इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। करंट के बारे में मैंने बच्चों आपको बता दिया ना कि ये कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट है। अगर कभी पेपर में लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर इस करंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखा हुआ था तो आप कन्वेंशनल करंट से डायरेक्शन निकालते हैं, वो डाउनवर्ड आ रही है ना। अगर वो कहता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो आप लोगों ने फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना था। तो मैंने जो आपको डायरेक्शन बताई है वो सारी कन्वेंशनल करंट के लिए बता रहा हूँ जो बातें हुई हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट का क्वेश्चन आ जाता तो जो डायरेक्शन आपको गिवन है हम डायरेक्शन उसके रिवर्स कर देते हैं। ठीक होगी बात। एक तो ये थोड़ी सी डायरेक्शन की आप लोगों को जो मैंने रूल बताया है उस रूल को इन सारी डायग्राम के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। अगर आपके आंसर जो मैंने आपको बताए हैं उनके साथ मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए। थोड़ी सी एफर्ट होगी लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम्स बन सकती हैं उन पे हम लोगों ने बात कर ली है। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन फिर कोई भी आ जाएगा ना पेपर में डायरेक्शन वाला अब आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर आप इन सारी चीजों पे काम कर लेंगे। आगे चलते हैं। बात हो रही थी हमारी कल F = ILB sin थीटा के ऊपर, ठीक है ना, और हम लोगों ने ये बातें काफी सारी सीख भी ली थी। सपोज करते हैं क्वेश्चन बनाता हूं मैं कुछ, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस। सपोज करें एक रीजन है जिस रीजन में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और जो कंडक्टर की लेंथ है सपोज कर लेते हैं L है। ठीक है, अब इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, सपोज करें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन उसका ये कि इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स बताएं, फोर्स ऑन कंडक्टर बताएं। तो फोर्स ऑन कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ILB साइन ऑफ एंगल, एंगल आपको 30 डिग्री है तो साइन 30 पे 1/2 होता है, तो ILB इंटू 1/2, तो आप बोलेंगे कि इसका आंसर ILB/2 हो जाएगा। अगर किसी ने ऐसे सोच रहा है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, इस तरह नहीं करना, क्योंकि जो एंगल इस फार्मूले में गिवन है ना वो एंगल बेसिकली लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में एंगल है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में एंगल, और लेंथ की कौन सी डायरेक्शन होती है, जो करंट की डायरेक्शन हो। तब जरा खुद सोचो, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अगर कोई चीज इनवर्ड हो, ठीक है ना, ये मार्कर इसकी कैप की डायरेक्शन इनवर्ड है, इसके साथ में किसी चीज को जिस मर्जी एंगल पे इस पूरी प्लेन में रखो ना, इस पूरी प्लेन में ये मार्कर घूम रहा है नीचे वाला, ठीक है ना। तो अगर कोई किसी चीज की डायरेक्शन इनवर्ड है, जिस तरह इस मार्कर की डायरेक्शन इनवर्ड है, अब ये वाला मार्कर इस प्लेन में पड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये मार्कर इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, ये किसी भी जगह पर हो, इस पूरी प्लेन के अंदर हो, तो इसका इसके साथ हमेशा एंगल कितने, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी एंगल 90 है, इस जगह पर भी एंगल 90 है, इस जगह पर भी इसका एंगल इसके साथ 90 डिग्री है। ये कंसेप्ट आप अपना ठीक करें। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में इधर पड़ा वो, इधर पड़ा वो, ये कंडक्टर समझे ना, मार्कर कंडक्टर है। इस जगह पर इन दोनों के दरम्यान में एंगल कितना है, 90। तो इधर रखेंगे तो तब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट इधर आ गया ना, तो इनके दरम्यान तब भी एंगल 90 है ना।
अगर इसको थोड़ा इधर कर दूं तो तब भी एंगल कितना होगा, 90 ही होगा। ये कंसेप्ट आप लोगों ने ठीक करना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो तो आपकी कंडक्टर की जो मर्जी ओरिएंटेशन वो बना दे इस प्लेन के ऊपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, इस कंडक्टर को जैसे मर्जी रखें, ऐसे रखें, मतलब कंडक्टर को यूं रखें, ऐसे रखें, जिस तरह भी मैंने समझाया, जैसे मर्जी रखते रहें। कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड या इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ये कंसेप्ट आप लोगों ने ठीक करना है। इसका मतलब है ये वाला एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल गिवन है, इसका फोर्स ऑन कंडक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एंगल आप लोगों ने एल और बी में यूज करना, और एल की कौन सी डायरेक्शन होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो आपको ये समझ आ गया कि इस सिमेट्री में ये कंडक्टर इधर जैसे मर्जी रखा हो, इसका हमेशा एंगल कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आई एल बी साइन ऑफ 90, साइन 90 पे 1 होता है, तो इस केस के अंदर इस पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अब बाकी आगे फर्दर बातें हैं ना, वो मैं नहीं सॉल्व कर, आपको आई एल और बी के अगर सपोज करें वैल्यूज गिवन है तो फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको वैल्यू से इतना कंसर्न नहीं होता, उसको ज्यादा जो कंसर्न होता है वो एंगल के साथ होता है कि बच्चों को एंगल वाला कंसेप्ट सही पता है या एंगल वाला सही कंसेप्ट नहीं पता। तो किसी भी एंगल पे अगर वो कंडक्टरों को रख दे तो आप लोगों ने याद रखना है कि उस केस में इस पर फोर्स जीरो ही, सॉरी फोर्स आई एल बी की इक्वल होगी, एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। मैं थोड़ी सी ना इस चीज को आपको समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ना ये लेंथ वेक्टर का कंसेप्ट समझ नहीं आता ना कि लेंथ वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि आपको इस लेंथ वेक्टर का कंसेप्ट सही समझ आ जाए कि लेंथ वेक्टर किसे कहते हैं। अच्छा जी, ये वही इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैं ज्यादातर इनवर्ड ही बनाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते ही जाते हैं इनवर्ड के। सपोज करें आपके पास एक सवाल लिख लें, बल्कि आप लिख लें फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर ए बी in shape of semicircle. Okay, find the net force on wire AB in shape of semicircle. ऑप्शन चाहे तो अब लिख लें, दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, वो मैं दोनों ऑप्शन लिख सकता हूँ, आई बी पाई आर, और एक ऑप्शन अब लिख लें आई बी टू आर। पर मैंने खुद ही ज्यादा नहीं लिखे क्योंकि बाकियों की जरूरत नहीं है, आई बी टू आर। देखें जी ध्यान से क्वेश्चन, सपोज करें वो कह रहे हैं कि एक वायर ए बी है इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल। आपको डायग्राम बनी हुई आएगी वैसे पेपर में। ये एक वायर ए बी है और उस वायर को उसने बेंड किया हुआ है इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल। ये जनाब आपकी वायर है, ये डायग्राम तो आपको गिवन होगी ना पेपर में, और इसका यहाँ से जो रेडियस बन रहा है वो आर की इक्वल है, और इसमें यूं करंट फ्लो कर रहा है। एक वायर ए बी होगी और इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस आर है जिस तरह डायग्राम में शो हो रहा है। क्वेश्चन उसको ये है कि इस पर लगने वाली फोर्स बताएं। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना कि ये वायर जैसे मर्जी पड़ी रहे। आपको ये बात अपने पास क्लियर कर लें कि आपको करंट की जैसे मर्जी डायरेक्शन गिवन हो, ये इस प्लेन में गिवन है ना पेपर वाली में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो हर पॉइंट पे आई का और बी का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। वो तो मसला मैंने हल कर दिया ना, मैं इसलिए मार्कर को बार बार उस पूरी प्लेन में रोटेट करवा रहा था। तो एंगल का मसला आप सोच नहीं छोड़ दें। आई एल बी साइन 90 डिग्री, हर पॉइंट पे एंगल 90 बनता है, ठीक है। तो ये फोर्स आई एल बी हो जाएगी। अब गलती जो होती है ना अक्सर ये होती है कि हम ये समझते हैं कि ये सवाल किस चीज का है, सेमी सर्कल का है, और यहाँ पर हम लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ पुट कर देते हैं, और सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, सेमी सर्कल होगा तो पाई आर होगा। तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं आई इंटू आई बी हो जाएगा और साथ में पाई आर हो जाएगा। ये मतलब नॉर्मली स्टूडेंट यही करते हैं कि उनको लगता है इसका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। यहीं पर वो कंसेप्ट आप लोगों ने ठीक करना है जो मैं आपको ठीक करवाना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली लेंथ वेक्टर है, ठीक है ना। हमारी बुक में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे हमें इस लेंथ वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो सके ना। यहाँ पर आप लोगों ने लेंथ ऑफ वायर यूज नहीं करनी। लेंथ ऑफ वायर तो इस वायर की पूरी लेंथ तो डिस्टेंस को यूज करेगी, शो होगी ना। तो यहाँ पर जो लेंथ यूज हो रही है वो लेंथ वेक्टर यूज होना है। अब लेंथ वेक्टर का कंसेप्ट समझें। ये यहाँ से वायर शुरू होकर यहाँ पर जा रही है ना,
आपको ओवरऑल पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन ओवरऑल टुवर्ड्स राइट साइड है। कंसेप्ट अपना ठीक कीजिएगा, करंट की डायरेक्शन ओवरऑल आपको समझ आ गया टुवर्ड्स राइट साइड है। अब इस फार्मूले में जो लेंथ आप लोगों ने पुट की है, ये आपने गलत किया ये वाला काम। इस फार्मूले में जो लेंथ यूज होनी है वो लेंथ कौन सी, शॉर्टेस्ट लेंथ यूज होनी है। लेंथ वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो आप लोगों ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट लेंथ यूज करनी है, हम ये वाली लेंथ यूज नहीं करेंगे। और अब मसला ये कि हम लोगों ने तो ये बोला हुआ है कि लेंथ की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप करंट की ओवरऑल डायरेक्शन देखें, करंट की ओवरऑल डायरेक्शन किधर बनती है, टुवर्ड्स राइट साइड ही बनती है ना। तो आपकी जो फार्मूले में लेंथ यूज होगी वो बच्चों ये वाली लेंथ यूज होगी, ये आपका लेंथ वेक्टर, दिस इज योर लेंथ वेक्टर। और ओवरऑल आप इसी की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन भी मानेंगे क्योंकि ओवरऑल करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड ही है ना। समझ आ गई बात, ये लेंथ वेक्टर है। अब आप लोगों ने इस फार्मूले में इस एल की वैल्यू पुट करनी है। इस लेंथ को हम फार्मूले में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वेक्टर का सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बनेगी। इसका रेडियस आर है तो इधर भी डिस्टेंस कितना होगा, आर। तो लेंथ इस फार्मूले में यूज होगी, वो लेंथ कितनी होगी, 2r यूज होगी। तो जो फार्मूला आपका बनेगा वो आई इंटू एल की जगह पर हो जाएगा 2r इंटू बी। तो इसका फंडा बच्चों बन जाएगा आई बी 2r, जैसे मर्जी अरेंज कर ले, वो फर्क तो नहीं पड़ता। तो उम्मीद आपको थोड़ा सा लेंथ वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इसमें लेंथ वेक्टर जो है वो कौन सी लेंथ यूज होती है। वो आप लोगों ने दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट लेंथ यूज करनी होती है, वो वाली लेंथ यूज होती है यहाँ पर, ठीक होगी बात। एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूँ, मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ी सी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है उसमें, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको जल्दी से वाइंड अप करने की। अच्छा सवाल है, कर लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करें आपके पास कोई रीजन है जिस रीजन में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन के अंदर जनाब आपके पास एक वायर पड़ी हुई है, यूं वायर रखी है, ठीक है। एक वायर आप यूं रखें, ठीक है। ये आपके पास दो वायर्स पड़ी हैं, ये जुड़ी हैं आपस में, इकट्ठी हैं, जुड़ी हैं। थोड़ा वायर को बड़ा होगा, ठीक होगा बच्चों। ये दो वायर्स होंगे, ठीक है। ये दो वायर्स, दोनों वायर्स की हम लेंथ को सेम ही मान लेते हैं, ये थोड़ी छोटी मुझे लग रही है। दोनों वायर की लेंथ को सपोज सेम ही कर लेते हैं। इस वायर की लेंथ है, इस वायर की लेंथ, इस वायर में यहाँ से करंट आई पास कर रहा है और इस तरफ करंट आई जा रहा है। इस वायर में करंट आई गुजर रहा है और इस वायर में करंट, वायर सेम है तो करंट सेम गुजरा होगा। इस वायर का ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है, इधर भी 30 डिग्री है, सेंटर से बेंड किया है तो इस तरफ भी कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल बन रहा है। सवाल उसका ये कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर ए बी। इस ए बी वायर पर ए ये पॉइंट कर लें, बी ये पॉइंट कर लें। तो क्वेश्चन उसका ये कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर ए बी, के नेट फोर्स बताएं ऑन वायर ए बी। चाहे तो मैं ऑप्शन भी लिख सकता हूँ, ऑप्शन लिखने हैं तो अपने पास चले लिख लें आप लोग। ऑप्शन इसके ये वाले बनेंगे आई बी एल बाई 2 या 2 आई बी एल या आई बी एल होगा, या आप कर सकते हैं कि 4 आई बी एल, इस तरह किसके ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत जल्दी से समझना है। आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है कि इस, अब दो वायर्स हैं, इन दो वायर्स पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। अगर इसके ऊपर मैं राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फिंगर्स इनवर्ड जाएंगी, तो हम करंट की डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस साइड पर जो फोर्स लगेगी ना, इस साइड पर जो फोर्स लगेगी उसकी ये डायरेक्शन होगी। और ये तो आपको पता है ना, ये जो फोर्स होगी उसका लेंथ वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री होगा। फोर्स इस तरफ लगेगी ना, उस फोर्स का इस लेंथ वेक्टर के साथ एंगल 90 होगा। इस साइड पर अगर हम फोर्स निकालें, यू मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये करंट, तो फोर्स इस तरफ लगेगी। और वो फोर्स भी आप इस तरह बनाइएगा कि उस फोर्स इधर बना ले, इधर बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चे सोचते हैं सर इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, जब मर्जी बना लो, ठीक है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लग रही है, ये इसके साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है। ये तो आपको मसला हल हो गया ना। इसमें करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एंगल इस केस में भी इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री है। तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी कितनी बन रही है, आई एल बी बन रही है। मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा क्योंकि ये बात तो पुरानी होगी ना। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी आई एल बी है। मतलब कहने की ये है कि इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है,
दोबारा बता रहा हूँ, एंगल जो यूज हो रहा है वो एल और बी में यूज हो रहा है ना, बी इनवर्ड है, एल एस जैसे मर्जी वायर को रखे, एंगल तो 90 डिग्री है, तो आई एल बी साइन 90 पे 1, ये भी आई एल बी फोर्स, ये भी आई एल बी फोर्स। सवाल उसका ये है कि इस वायर पर लगने वाली नेट फोर्स बताएं। मसला ये खड़ा हो गया है कि इस वायर पर तो दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक की ये डायरेक्शन है, एक की ये डायरेक्शन है। तो इस तरह हम इतना इजीली इस केस में नेट फोर्स नहीं बता सकते। अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती तो नेट फोर्स हम 2IL भी कर देते। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती तो फिर भी हम इसका को हल कर लेते, लेकिन इस केस में ना फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है ना फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं आपकी आसानी के लिए डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। अब डायग्राम को यूँ समझिए कि ये सपोज करें वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो सबसे पहले मैंने लगाई थी ना। अब इसको ऊपर में यहाँ पर चलें, आप इन दो फोर्सेस की ना टेल को यूँ समझे हम ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड देखिएगा, इस फोर्स की टेल को भी पीछे ले आए अपने माइंड में ना, इस फोर्स की भी टेल को यूँ पीछे ले आए, तो इस जगह पर आकर दोनों फोर्सेस ज्वाइन तो कर जाएंगी ना, यानी दोनों फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे आपस में ज्वाइन कर जाएंगी। तो सपोज करते हैं कि ये मैं इस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस को ज्वाइन कर देता हूँ। अगर इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, एक फोर्स इस तरफ होगी और एक फोर्स बच्चों इस तरफ होगी, ठीक है। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें पता है, एफ एफ दोनों की इसलिए लिखा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने दोनों फोर्सेस की टेल को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब मसला ये कि ये वाला एंगल कितने हैं, इन एंगल का इशू है ना कि ये एंगल कितना बनता है, फोर्स का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना। दोबारा समझिए जिनको कंफ्यूजन हो रही, मैंने इसको इधर ज्वाइन किया है ना, तो इस जगह पर ज्वाइन हो गए। आपको ये वाला एंगल चाहिए जो फोर्स का विद हॉरिजॉन्टल है। इधर देखें जिनको कंफ्यूजन हो, इधर आ जाए, जल्दी से इधर आए, इधर सोचो। मैं इधर लाइन लगा रहा हूँ, इस जगह पर मैंने लाइन लगा दी। हमें फोर्स का ये वाला एंगल चाहिए। इधर ये जो शो हो रहा है ना असल में ये वाला एंगल है, तो मुझे फोर्स का ये वाला एंगल चाहिए कि फोर्स का ये वाला एंगल कितना बनता है। मुझे ये तो पता है वैसे 30 डिग्री है ना, 30, ये तो सवाल में गिवन था। जरा गौर करें, इधर में आया, मैं इधर गया, मैं इधर गया, ये तो Z बन गया, ये तो Z बन गया ना, Z ये नहीं बन गया, ये Z बन रहा है। Z की इस तरफ एंगल कितना 30 है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये नीचे वाला, Z नीचे बनता है, ये 30, तो इसके नीचे वाला 30 डिग्री है। समझ आ रही बात ना, ये Z बन रहा है ना, इस तरफ 30 बन रहा है, ये 30, तो ये वाला एंगल 30 है। अब आपको मैं बार बार बता रहा था कि ये जो कंडक्टर है, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स का कंडक्टर के साथ एंगल तो 90 है ना। दोबारा देखो जिनको नहीं समझ आई, ये Z बना, Z कैसे बना है, आप लोगों ने फोर्स के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो ये Z बना, ये 30, नीचे वाला 30, हमें ऊपर वाला एंगल चाहिए फोर्स का विद हॉरिजॉन्टल। तो बता रहा हूँ ये फोर्स का इस लाइन के साथ एंगल कितना 90 है ना टोटल, ये 30 है, टोटल 90 है, तो ऊपर वाला कितने डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। बस मिल गया आपको एंगल, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। थोड़ी सी एफर्ट करनी है आप लोगों ने, आसान बात है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप खुद मुश्किल ना बना दे। दोबारा नीचे आ जाए जल्दी से। देखो ये दोबारा एंगल 90 आपको नजर आ रहा है जो उधर खत्म हो गया था। अब मैं इसकी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यूं मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, समझ आएगी बात। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें ये तो पता है ना कि ये ऊपर भी 30 डिग्री था, तो इसका नीचे भी कितनी डिग्री है, 30 डिग्री ही एंगल है। अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये दोबारा Z, आप लोग इस केस में भी अपना Z बना लें, ठीक है। आप उसी तरह एग्जैक्ट उसको भी सॉल्व करेंगे जिस तरह वो 60 डिग्री आ गया एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितनी डिग्री बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा। तो ये ऊपर वाला भी आपका 60 डिग्री बन रहा है, और जो नीचे एंगल है वो भी आप लोगों का कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री ही बन रहा है। तो आपको इसका ये वाला एंगल चाहिए, यानी ये फोर्स है ना, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल इसका 60 डिग्री बनेगा। और इसका भी Z अगर आप बनाएंगे तो ये इंटरनल एंगल कितने डिग्री बनेगा, 30, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी डायग्राम के आप लोगों ने एनालिसिस करना है, आसान एनालिसिस है, आप सबसे हो भी जाएगा, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। आपको एंगल मिल गया, अब आप क्वेश्चन को जिस तरह मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। चलिए आप कंपोनेंट्स बनाकर सॉल्व कर लें। कंपोनेंट्स इसके कैसे बनेंगे, अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक इस फोर्स का F, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ इसका कौन सा बनेगा, F cos थीटा, और अपवर्ड क्या बनेगा, F sin थीटा। इस फोर्स का भी यहाँ से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऊपर ही परपेंडिकुलर इसका भी ड्रॉ होगा, इसका भी अगर आप इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये एंगल थीटा और 90,
इधर भी इसका भी कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, लेकिन इसका एफ साइन थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब है कि एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, दोनों के एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों के एफ साइन थीटा की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन सेम, एफ साइन थीटा की डायरेक्शन अपोजिट। तो ये वाला एफ साइन थीटा इस एफ साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। तो इस केस में अगर हम इस पर लगने वाली नेट फोर्स की बात करेंगे तो इसका भी एफ कॉस कंपोनेंट अलोंग इस तरफ, इसका भी एफ कॉस अलोंग दिस साइड, एफ कॉस थीटा तो कितना बन लेगा, 2f cos थीटा हो जाएगा। तो हमें पता है कि 2f cos कितना है, 60 है ना, cos 60 पे कितना होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो f इक्वल टू आ गया, और f किसके इक्वल था, ILB के इक्वल था। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर पर जो नेट फोर्स लग रही है उस नेट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड दिस साइड होगी। देखिए फोर्स इधर भी लग रही थी, इस पर दोबारा सुने, इधर भी लग रही थी, इधर भी लग रही थी, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इस तरफ लगेगा, ठीक है ना, और वो फोर्स किसकी इक्वल होगी, एफ के ही बराबर होगी, और इसलिए आपकी नेट फोर्स ILB की इक्वल आई है। हमारा एमसीक्यू ये था कि इस वायर पर लगने वाली नेट फोर्स बताएं, तो नेट फोर्स किसकी इक्वल होगी, ILB की इक्वल होगी। थोड़ा सा आप लोगों ने इसका अच्छा एनालिसिस कर लेना है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो वीडियो में स्टार्ट वाली डायग्राम देखिएगा, क्योंकि एंड पे डायग्राम तो काफी मिक्स हो चुकी हुई है ना, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत ईजी वे से आपको ये चीज समझ आ जाएगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ ना आ रही है ना। कुछ बच्चों को अगर नीचे वाला एंगल नहीं क्लियर हो रहा दोबारा देख लें, इधर देखिए कुछ को कंफ्यूजन हो रही होगी, मेरा मूड था खुद करते। देखिए जेड बनाना है, ये एंगल 30 कैसे है, ये एंगल 30 कैसे है, ये जरा सुने। देखिए यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये जेड बन रहा है, इधर के इधर गए इधर गए, ये जेड है, नीचे वाला जेड है, ये नीचे वाला जेड है, ये इधर वाला एंगल 30 है, समझ आएगी बात की। ये यूं आ रहे हैं, ये इधर वाला एंगल कितना है 30 है, ये 30 अब समझ आ गया ना। और आपकी फोर्स इस तरफ लग रही है, इस तरफ फोर्स है आपकी, तो आपको तो ये वाला एंगल चाहिए। तो ये टोटल तो 90 है ना, शुरू में दिखाया था आपको, भी नजर भी आ रहा है छोड़ थोड़ा सा, तो ये कितनी डिग्री होगा 60, तो समझ आ गया ना। ये यहाँ से जेड बना, ये 30 तो ऊपर वाला क्या होगा 60 होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उम्मीद है ये पॉइंट उसको समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तब आपको आइडिया होगा कि हाँ ये बात भी हो सकती है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हो उस वक्त समटाइम कंपोनेंट्स बनाकर रिजॉल्व करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है कि बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसको जरा देखें। बल्कि इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आप अपने पास एक छोटी सी पहले कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, फिर लाइन कंक्लूजन लिखवाता हूँ। ये पता नहीं, जब हम इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट तो बहुत बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कौन सा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि लाइन के दरम्यान में सेपरेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक स्क्वायर लूप पड़ी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्क्वायर लूप पड़ी है। और स्क्वायर लूप का मतलब क्या है कि इसकी हर साइड की लेंथ सेम है और सेम करंट इसमें फ्लो कर रहा है। लूप है तो करंट सेम ही होना चाहिए, करंट सेम है, हर साइड की लेंथ L की इक्वल है। स्क्वायर लूप है तो हर साइड की लेंथ सेम होगी। क्वेश्चन उसका ये है कि इस स्क्वायर लूप पर लगने वाली आप नेट फोर्स बताएं कितनी होगी, यानी इस स्क्वायर लूप पर लगने वाली आप लोगों ने नेट फोर्स बतानी है। तो आप लोगों ने याद रखना है इस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 होगी, यानी स्क्वायर लूप है तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 होगी। मैं कुछ एक दो डायग्राम और भी बनाता हूँ, फिर मैं इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि नेट फोर्स इस केस में भी 0 होगी। सपोज करें कोई भी शेप हो, एनी शेप, स्क्वायर को छोड़ें, इधर लिखते हैं एनी क्लोज शेप, कोई भी क्लोज शेप हो, आप अपना मुंह बना दें इसकी जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर भी नेट फोर्स 0 होगी। कोई भी क्लोज शेप हो, ठीक है ना, यूं क्लोज शेप में करंट फ्लो कर, इस केस में भी नेट फोर्स 0। थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ये दाने दाने किसको शो करते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक बात जरूर कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब ये बातें हैं सारी, ठीक है ना। तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा सर, वो भी बताते हैं बाद में। ये क्लोज पाथ सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स सब पे 0 है, सबका एक ही जवाब लिखा हुआ है। एनी क्लोज शेप नेट फोर्स 0 होगी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। बल्कि अपने पास ये लाइन लिख लें कि फोर्स, ये लाइन नोट कर लें,
फोर्स ऑन दी क्लोज लूप इज जीरो होगी इन यूनिफॉर्म, बी लिख तो समझ आ जाएगा कि लाइन अपने पास पकड़ करना है। फोर्स ऑन द क्लोज लूप इज जीरो होगी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी क्लोज लूप इस तरह की बनी हुई आ जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जरूरी नहीं इनवर्ड एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये जरूरी नहीं है। आपको याद है शुरू में मैंने डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड यूं अपवर्ड भी लकीरें लगाई थी, डाउनवर्ड भी लगाई थी, वो शेप भी आ सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड ही हो। क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। अब सर कैसे जीरो होगी? ये दो तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे जीरो हुई है। पहली तो ये है कि आप मेरी बात मान जाए कि जीरो है, मान जाए तो फिर वैसे जीरो होगी। अच्छा, दूसरी जीरो इस वजह से होगी, एंगल का मसला तो किसी को नहीं बन रहा, एंगल तो 90 है कि चेंज है, 90 है, ये प्लेन में है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड है, एंगल 90, एंगल का मसला वैसे ही हल हो गया। ILB एंगल तो 90 है, यहाँ पर लेंथ कौन सी है, कैपिटल L लिखना था, फर्क नहीं पड़ता स्मॉल ले लो, ये लेंथ तो बच्चों वेक्टर है ना। याद है अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था मैंने बोला था लेंथ वेक्टर यूज करना है, तो क्लोज लूप में इस लेंथ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो इस पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी ना। समझ आ गई बात कि कोई भी क्लोज लूप जो होगी इसमें लेंथ तो वेक्टर यूज होता है। अगर लेंथ वेक्टर है तो इस लेंथ वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो इस केस में इस पर लगने वाली नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, या नेट लेंथ वेक्टर कितना हुआ, मुझे कहना तो ये वर्ड चाहिए, नेट लेंथ वेक्टर कितना होगा। तो यहाँ से चले यही वापस आ गए, नेट लेंथ वेक्टर कितना हो गया, लेंथ वेक्टर मीन डिस्प्लेसमेंट, वो जीरो हो गया, तो इस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, एंड सो ऑन। सब में यही रीजन है। एक और चीज जरा समझ लें, कुछ बच्चे जो थोड़ा बेहतर सोच रहे हैं, आंसर हो गया, वैसे फिजिकली बता रहा हूँ। देखिए क्या इस साइड पर फोर्स लग रही है, बिल्कुल इस साइड पर तो फोर्स लग रही है, हर साइड पर फोर्स लग रही है, ये नहीं कि किसी साइड पर फोर्स लग रही है, हर साइड पर फोर्स लग रही है, लेकिन नेट फोर्स इस सिस्टम पर जीरो आ रही है। अगर आप रूल अप्लाई करके कैलकुलेट करोगे ना, इस पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो इस साइड पर फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है। समझ आएगी बात, इस साइड पर फोर्स किधर लग रही है, आप रूल अप्लाई करोगे, इस साइड पर फोर्स अपवर्ड लग रही है, इस साइड पर फोर्स इस तरफ लग रही है, इस साइड पर फोर्स इस तरफ लग रही है, तो हर इंडिविजुअल साइड पर फोर्स लग रही है। रूल से निकालोगे करंट डाउनवर्ड, इधर फोर्स डाउनवर्ड, रूल सिंपल सा रूल है बिल्कुल। असल में होगा क्या है, चारों साइड पर इंडिविजुअल फोर्स लग रही है, लेकिन ये चारों साइड की फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, इसको कैंसिल कर रही है, इसको कैंसिल कर रही है, तो नेट फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे ना इस लूप के ऊपर, इस लूप के ऊपर, इस लूप के ऊपर क्या नेट टेंशन जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इस लूप के ऊपर जो टेंशन होगी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ये वैसे याद रख लेना कि अगर वो पूछे ना इस पर नेट फोर्स कितनी है, इन सारे केस में आपको समझ आएगा फोर्स हर इंडिविजुअल साइड पे लग रही होती है, लेकिन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ जाता है क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। इसमें कुछ बच्चे समझते हैं शायद इक्विलेटरल ट्राइंगल होना जरूरी है, मैंने तो लिखा एनी क्लोज शेप, कोई भी क्लोज शेप हो, फोर्सेस का वेक्टर सम हमेशा जीरो आ जाएगा, ठीक है। और वैसे बता रहा हूँ कि इन लूप्स में जाहिर है इस पर ये स्ट्रेच हो रहा है, ये भी इस तरह स्ट्रेच होगा, ये भी यूं स्ट्रेच होगा, तो इस पे नेट टेंशन जीरो नहीं होगी, लेकिन नेट फोर्स किसकी कुल आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। टेंशन पे मैं अभी बात करना लंबी चौड़ी नहीं चाह रहा क्योंकि कोर्स का पार्ट भी नहीं है, वैसे अपने पास ये पॉइंट माइंड में रख लेना कि सर ने कोई टेंशन वाली बात की थी कभी कि टेंशन जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स इस केस में क्या होगी, जीरो होगी। थोड़ी सी मैंने अभी जो बातें की है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की नहीं की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की है। एक आधा सवाल मैं आपको ना नॉन यूनिफॉर्म बी का भी करवा देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन करवाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। देखिए एक लॉ है एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ मेडिकल के कोर्स में डायरेक्टली इंक्लूड तो नहीं है, पहले होता था, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए एम्पेयर लॉ का पता होना बड़ा जरूरी है, तब आपको एम्पेयर लॉ सही समझ आएगा। अब यूँ समझें कि सपोज कर एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। अगर कोई एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा ना तो वो इस वायर को कहेगा करंट ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वो ये बोल देते हैं कि इस वायर की इनफाइनाइट लेंथ भी है, ये कॉमन टर्म यूज होती है।
तो हमें इसकी इनफाइनाइट लेंथ से कंसर्न नहीं होती, हम इसका एक स्मॉल पार्ट ही ले रहे होते हैं। आपको याद है जिस तरह वो बुक में एक टॉपिक नहीं है जिसमें एक शीट है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसका ई कैलकुलेट किया था, तो हम लोगों ने उस शीट का स्मॉल पार्ट लिया था। तो इसमें समटाइम वो बोलता है कि एक वायर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आप लोगों ने इनफाइनाइट लेंथ को माइंड में रख के फार्मूले में लेंथ की जगह इन्फिनिटी कभी भी ना पुट कर देना। समझ आ गई बात की ना? हम फार्मूले में लेंथ क्या लेंगे, उसका स्मॉल पार्ट ही वायर का यूज किया करेंगे, जिसकी लेंथ को हम लोग क्या लिया करेंगे, एल अज्यूम किया करेंगे। ये कंसेप्ट याद रखना है। सवाल में ये हो सकता है वो इनफाइनाइट लेंथ की वायर लफ्स यूज करें, लेकिन आप लोगों ने उसका स्मॉल पार्ट एल की डिस्कशन करनी है। इनफाइनाइट लेंथ वो वैसे वर्ड यूज करेगा, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। और इसके बात को कंफर्म करने के लिए आप उस बात को याद करो जिसमें आप लोगों ने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। तो इनफाइनाइट शीट का आप लोगों ने स्मॉल पार्ट लिया था, यहाँ पर सेम कंसेप्ट अपनाया होगा। खैर ये बात होगी, एक वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर, हमारी बुक में तो खैर इनफाइनाइट वर्ड यूज उसने नहीं किया हुआ। तो सपोज करें यहाँ पर कोई पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इस वायर से, वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जिस वायर की लेंथ एल है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये बात आपको पता है ना, कल भी बताई थी। इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वजह से इस वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये तो पता है ना, यू वायर है, इसमें यू करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की वजह से इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस वायर से इस डिस्टेंस के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, इस पॉइंट पे हम बी में इंटरेस्टेड है, बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस बी को कैलकुलेट किया था किसने, एम्पेयर ने। एम्पेयर ने कहा था इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का, जिस वायर का ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जिस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस पॉइंट, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ना, या मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, या इसका नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो था, उसका उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब इस वायर में अगर करंट ज्यादा होगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। दूसरा, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसका कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, रेडियस में नहीं बोल रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, वायर के सेंटर से उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके साथ इनवर्स रिलेशन होगा। मतलब अगर ये इस पॉइंट का डिस्टेंस, आगे आप दूर जाते जा रहे हैं, जितना आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर जो होती है उसके सराउंडिंग में ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये फिर कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। एक तो ये बात होगी कि एक वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने की वजह से वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो वैसे भी नजर आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में लाइन पैरेलल होती है, क्या ये पैरेलल है, ये तो सर्कल बने हुए हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फिर कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर आपका सवाल आ जाता है, ए वायर स्टेट करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। वैसे मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिटेल 1 आवर बात करूंगा आप लोगों के साथ। मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड पे मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। खैर हमें आइडिया हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो चल रहा है इसके सराउंडिंग में वो नॉन यूनिफॉर्म इस वजह से है कि जैसे जैसे आर चेंज होगा बी भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म कर दो तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई इनटू आई बाय आर हो जाएगा। इसको हम एम्पेयर लॉ कहते हैं। ये आपके काम आ सकता है किसी क्वेश्चन में एज एन हेल्पिंग ना, कि इसकी मदद से आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो किसी स्टेट वायर का। म्यू नॉट आपको पता है यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह लें या वैक्यूम कह लें, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी अपने पास नोट कर लें। इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है और साथ में यूनिट बनती है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और वेबर पर एम्पेयर और क्या होगी, पर मीटर बनेगी। ये चंद बातें आप लोगों ने ऐसे याद रख लेनी कि अगर कहीं हमें वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ये बातें आपको आनी चाहिए। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। ये सवाल बड़े आसान होंगे, आपको
अगर मैग्नेटिक फील्ड कहता है कैलकुलेट करें वायर की वजह से उस वायर में फ्लो होने वाला करंट और उस पॉइंट का डिस्टेंस गिवन होगा कंडक्टर से जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। हम बात करना चाह रहे थे, इसका मैं एक आधा सवाल करवा दूंगा बाद में, ठीक है, किसी सवाल में इसको सॉल्व दूंगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। केपी के पास पेपर का सवाल है, ये जरा देख लें, अच्छा सवाल उसने बनाया था। एक वायर है, उसमें से करंट वो कह रहा था आई फ्लो कर रहा है, और उस वायर के पास उसने यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप रख दी, स्क्वायर लूप रख दे, कोई भी शेप, उसने वैसे स्क्वायर लूप रखी थी, और वो ये कह रहा था कि इस स्क्वायर लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, यानी ये जो स्क्वायर लूप है इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, यानी सारी साइड पे करंट सेम फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन उसका ये था कि फाइंड दी फोर्स ऑन, यानी इस ये जो स्क्वायर है इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी थी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन स्क्वायर लूप। वैसे तो फोर्स की हम एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, हमारे कोर्स में इतना लंबा सवाल आ नहीं सकता। वैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन स्क्वायर लूप बताएं। पहली बात है कि इस पर फोर्स होगी या नहीं होगी ना। अगर फोर्स होगी नहीं, नेट फोर्स जीरो होगी, तो फिर तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का नन ऑप्शन होगा ना, यानी उस केस में तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का हम लोग ऑप्शन क्या चूज करेंगे, नन ऑप्शन चूज करेंगे। यानी अगर फोर्स होगी तो उसकी डायरेक्शन होगी ना, अगर फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का ऑप्शन क्या होगा, नन ऑप्शन होगा हमारा। तो पहली बात तो ये कि इस केस में फोर्स है या नहीं है, ये कंफर्म करो ना। देखिए फोर्स क्लोज लूप में किस केस में जीरो थी, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई हो। ये जो वायर है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में बनेगा ना, मैं नहीं बना रहा, मैं खिचड़ी माची नहीं। तो इस वायर का अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लूप है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी, नॉन यूनिफॉर्म, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि अगर कोई लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई हो तो उस लूप पर लगने वाली नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अगर एक लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, लूप की बात हो रही, अगर कोई लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बोला है जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, उसकी फिजिकल रीजन, मैथमेटिकल रीजन भी दी है, फिर फिजिकली भी समझा दी है, ठीक है। अब हम बात करें कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाली नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होगी। आप इस बात को सिर्फ समझे ध्यान से, मुझे इतना बता दें कि ये इसके करीब है ना, इसका डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं ए है, ये इससे थोड़ी ये वाली साइड जो है सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी यही है। मुझे बताएं इस लेंथ को समझो ना, एक लेंथ को, सिर्फ इस लेंथ के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इस लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड B2, ऊपर नहीं छोड़ दो, क्या इन दोनों लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। ये डिस्टेंस ए है ना, तभी आप लोगों ने क्या बात की, मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ कौन सा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, बी का आर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तो इस वायर का जिसका मैग्नेटिक फील्ड बी है उसका डिस्टेंस कम नहीं है, जिसका डिस्टेंस कम है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा नहीं होगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट का बात हो रही है यार, इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इसका डिस्टेंस उसका डबल है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो अगर आपको मेरा कंसेप्ट सही समझ आ रहा है तो B1 ज्यादा होगा B2 से। इसका मतलब कि इन दोनों साइड में करंट तो सेम गुजर है, लेकिन दोनों पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स तो दोनों पर ही लगेगी, लेकिन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। समझे दोबारा बात ध्यान से, F इक्वल टू ILB होता है, ये नहीं होता, ILB होता है, दोनों की लेंथ सेम, दोनों में फ्लो होने वाला करंट सेम। इसकी बात हो रही है, इसका करंट लेना है, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, इसका करंट लेना है, इसकी लेंथ लेनी है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेना। किसी करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगती है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं लगती। ये बात पहले शुरू में कल हो गई थी कि किसी करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगती है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं लगती, वो किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है। और यहाँ पर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ये बात हमारी हो चुकी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिर किसका यूज करेंगे, इस वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे ना। तो मुझे बताएं मैग्नेटिक फील्ड B1 स्ट्रॉन्ग है B2 से, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रही है F1 होगी, F1 ज्यादा होगी बच्चों की से F2 से। तो मैं थोड़ी देर पहले फिजिकली आपको क्या समझा रहा था,
फिजिकली मैं आपको ये समझा रहा था कि इस साइड पर जो फोर्स लग रही है और इस साइड पर फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। अगर इस साइड की फोर्स इस साइड की फोर्स को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, तो नेट फोर्स इन दो साइड पर जीरो हो जाएगी ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर देखिए अभी आप लोगों ने हमें लेंथ के बारे में समझाया था कि इस क्लोज पाथ में भी तो लेंथ जीरो है ना। देखिए क्लोज पाथ में लेंथ जरूर जीरो है, वो बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आई एल बी होगा ना, तो आप ये कह रहे हैं कि हम इस फार्मूले में लेंथ को जीरो पुट करें। लेंथ को जरूर आप जीरो पुट कर लेते अगर उस पूरे पाथ के लिए बी कांस्टेंट होता ना। फार्मूला अप्लाई करने की लिमिटेशन भी तो होती है ना। कुछ कह रहे हैं ठीक है बी जैसा भी है लेंथ को जीरो पुट करो तो आंसर तो जीरो आ जाएगा। देखिए लेंथ को जीरो आप कब पुट करोगे, जब साथ वाला फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या यहाँ पर बी कांस्टेंट है, बी यहाँ पर कांस्टेंट तो नहीं, बी तो यहाँ पर वेरिएबल है। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकेगा। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि फिजिक्स के फार्मूला की अप्लाई करने की लिमिटेशन और कंडीशन होती है। तो अब ये वाला फार्मूला अब लेंथ जीरो करके इसका आंसर नहीं लिख सकते, लेंथ जीरो तो फोर्स जीरो हो जाएगी। और ये फार्मूले में लेंथ जीरो कब लिखेंगे, जब वो जो लूप है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी, बी कांस्टेंट हो। बी अगर वेरिएबल हो तो फिर ये वाला फार्मूला इस शेप में लेंथ को जीरो पुट करना पुट नहीं हो सकता। एक बात कंफर्म आपको हो चुकी होगी, इसीलिए मैंने ये बात आपको फार्मूला की बजाय फिजिकली समझाई है कि आपको फिजिकली कंसेप्ट समझ आए। पूरा पिछले सवाल में मैंने फिजिकली समझाया था, उसमें आपने देखा था कि हर साइड पर जो फोर्स लग रही थी, फोर्स जो थी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड थी, आई एल बी थी क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। जरा फोर्स की डायरेक्शन को जल्दी से निकालो, फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। चलिए फोर्स की डायरेक्शन मैं थोड़ी एक सेकंड तक करवाता हूँ। आपको ये समझ आ गया कि ये दोनों फोर्सेस आपस में अनइक्वल है। लेकिन ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, देखिए जितना इस लेंथ में मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा। जो जो दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, इधर भी जो जो दूर जाते जा रहे हैं इससे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। लेकिन जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जरा जल्दी से सोचो, जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट माइंड में लेकर आओ, या छोटा सा लेंथ एलिमेंट, यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये हो कि इसकी जितनी भी फोर्स होगी, इस पॉइंट की फोर्स, जरा इसकी डायरेक्शन निकालते हैं ना। मुझे तो इसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन बनेगी। थोड़ी सी बातें, असल में इसमें आप लोगों ने हाथों को घुमाना शुमाना ही है, सारा कुछ मैग्नेटिज्म है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन थी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, इनवर्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, आउटवर्ड। तो अब यूं समझ लें कि ये जो रीजन सारा बना हुआ है ना, इस तरफ का जो रीजन है ये यूं है ना, यूं है, अंदर की तरफ जा रहा है। इस रीजन सारे में मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। इस रीजन सारे में मैग्नेटिक फील्ड है किधर, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बच्चों है इनवर्ड। ठीक है, तो आप जरा इस पे जरा फोर्स की डायरेक्शन निकालें ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये इसकी डायरेक्शन। तो इस साइड पर जो फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये डायरेक्शन होगी। इस साइड पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करेगी। ये बात समझिए ध्यान से, अगर सही कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं। ये इसको क्यों कैंसिल कर रही, देखो अब इस लेंथ एलिमेंट पे जितना जितना इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है उतना इसका भी तो डिस्टेंस है ना। ये छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट माइंड में लेकर आओ, ये छोटू सा लेंथ एलिमेंट, इस छोटू से लेंथ एलिमेंट, इन दोनों पर जो फोर्स यूं लग रही होगी ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये नेक्स्ट वाला लेंथ एलिमेंट नेक्स्ट वाली लेंथ एलिमेंट की फोर्स को कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। तो ओवरऑल ये बात हुई कि इस साइड पर जो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड लग रही है और इस साइड पर जो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड लग रही है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जितना डिक्रीज आ रहा है इसमें भी उधर जाते हुए उतना ही डिक्रीज आ रहा है। फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स इसकी वजह से कैंसिल हो जाएंगी। तो इस वायर पर जो नेट फोर्स लगेगी वो इन दो साइड की वजह से लगेगी। अब ये F1 ग्रेटर है किससे, F2 से। अब देखना ये है कि नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स किधर होगी और कितनी होगी, किधर होगी, तो डायरेक्शन है कितनी होगी कि F1 माइनस F2 होगी, ये F1 प्लस F2 होगी। ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों साइड पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, सेम होगी डायरेक्शन तो ऐड करने पड़ेंगे, अगर अपोजिट होगी तो माइनस करने पड़ेंगे। तो जरा निकालें, इधर मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड, ये इनवर्ड फिंगर इनवर्ड जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। क्यों इनवर्ड है, इधर से देखा था, ये करंट है, यूं कर्ल किया था, ये साइड पूरी में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इधर सारी साइड में आउटवर्ड होगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यूं घुमाया आप लोगों ने इनवर्ड, वो पता चल गया। इस साइड पर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, हमको करंट की डायरेक्शन जिधर पाम आएगी उधर फोर्स की डायरेक्शन।
अब पाम आपको किस्मत की हाल नहीं बताएगी, अब आपको पाम फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। ये F1 फोर्स की डायरेक्शन होगी। अच्छा ठीक हो गया। इस साइड पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड पर, इस साइड पर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फिंगर सारे इनवर्ड, ठीक है। थंब करंट की डायरेक्शन में, ये करंट थंब करंट की डायरेक्शन में, पाम फोर्स उधर जा रही है, पाम किस्मत आपकी इस तरफ जा रही है। ये आपके पास F2 की डायरेक्शन। ये तो मैं कंफर्म हो गया कि F1 और F2 की डायरेक्शन सेम नहीं है, F1 और F2 की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स क्या होगी? लार्ज में से स्मॉल को माइनस करेंगे, F1 माइनस क्या होगी? F2 होगी। तो उस वायर पर नेट फोर्स जो लगेगी वो F1 माइनस F2 होगी। आपके पास ये लिखा होगा ऑप्शन में, और नीचे साथ में दूसरा ऑप्शन लिखा होगा, टुवर्ड्स क्या होगी? वायर होगी। नेट फोर्स F1 माइनस F2 होगी और किधर होगी? टुवर्ड्स वायर होगी। समझ आ गई बात की ना? ये इसका प्योर कंसेप्ट है कि फोर्स उस पर F1 माइनस F2 होगी या टुवर्ड्स किधर होगी? वायर होगी। लेजेंड कंसेप्ट भी समझा देता हूँ जो केपीके में चल रहा है। केपी में क्या कहते हैं, बेटा आपको इस सारे चीज को सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इधर से सोचें। इस वायर में करंट अपवर्ड है, इस वायर में भी करंट किधर फ्लो कर रहा है? अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। जब दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, यानी ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। वो ये कहते हैं कि इन दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, और हम अभी पढ़ेंगे कि करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होती है। तो इसी वजह से इस वायर पर जो फोर्स लगेगी टुवर्ड्स राइट साइड लगेगी। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये इसको क्यों नहीं अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेती? इसमें भी तो करंट है ना, इसको भी तो अट्रैक्ट कर लेना चाहिए था। समझ आएगी बात? तो ये एक फेक सा कंसेप्ट है, लोग इस तरह बात को समझाते जरूर हैं। मैंने इसलिए बात कर दी कि कुछ लोग कहेंगे सर ने तो इतना लंबा चौड़ा रोला डाला है, तो सीधी सीधी वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्यों नहीं कहते कि फोर्स इस तरफ लगेगी? तो अगर अट्रैक्शन ही हो रही है तो फोर्स इधर क्यों नहीं लग रही? ये इसको अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेती? कंसेप्ट आपको समझ आ गया? बात एग्जैक्ट कंसेप्ट आप समझें। एग्जैक्ट कंसेप्ट इसका यही है, जो वो लुगड़ सा कंसेप्ट है वो यही है कि ये अट्रैक्शन हो रही है तो इधर चली जाएगी। आपकी जैसे मर्जी आप समझ लें। उम्मीद है आपको इस बात का सही आइडिया हो चुका होगा कि किस साइड पर किधर फोर्स लग रही है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी क्लोज लूप पर लगने वाली नेट फोर्स जो होगी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। यानी नेट फोर्स जो बनेगी उस केस में वो बच्चों आपकी जीरो की इक्वल नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। बस इन्हीं चीज़ों पे आप लोगों ने वर्किंग करनी है। प्लस आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया था ज़्यादा बेसिक और फंडामेंटल से क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन है ना ILB का जो फार्मूला है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी IL और B की फॉर्म में ही आ रहे होते हैं। उनको तो आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। ILB की फॉर्म में कैसे आ रहे होते हैं? F इज इक्वल टू ILB है ना, ILB साइन थीटा। तो इनमें इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी। F की वैल्यू गिवन होगी या बाकी कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे, और एक आधा पैरामीटर आपका अननोन होगा। उस अननोन को यूज करके आप उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर इस पर काफी लंबी बात होगी। तो वैसे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज पर फोर्स का वैसे फार्मूला तो मैंने लिख दिया था, बातें आपको बता भी थी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात भी होगी थी, लेकिन थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो आपको आना चाहिए। पहले तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा देता हूँ कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के इक्वल होगा। अच्छा जी, फोर्स ऑन चार्ज की हमारी बात हो रही थी और F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B इसका फार्मूला है। इसका थोड़ा सा अपनी बुक के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं, फिर हम बच्चों आगे चले जाएंगे। इससे ये दो बातें समझ आ जाती हैं। ये पता है ना V क्या है? चार्ज की वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले इसकी डायग्राम की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। इस फार्मूले से नजर आ रहा है फोर्स का वेलोसिटी का आपस में एंगल 90 डिग्री है, और चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ना उसके बी के साथ भी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और हम कह सकते हैं जो फोर्स है, फोर्स इज परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ, ये वही पुराने फर्स्ट के कंसेप्ट, टू द प्लेन ऑफ V एंड B। यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? टू द प्लेन ऑफ V एंड B। यानी V और B की जो प्लेन है, फोर्स की डायरेक्शन उस प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो F और V और B की प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन, ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आता है। और वही पुरानी बातें, अगर आपको इफ करके ये कंडीशन दे देता है तो आपसे पूछता है F डॉट V बताएं, तो हमें पता है ना डॉट प्रोडक्ट 90 का एंगल है ना इन दोनों में,
90 के एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या आपसे एफ डॉट बी पूछ लेता है तो 90 के एंगल के ऊपर एफ डॉट बी भी होगा, वो भी 0 के इक्वल होगा, एफ डॉट बी भी 0 होगा और एफ डॉट बी भी इस केस में 0 के इक्वल होगा। अगर हम इस फार्मूले की मैग्नीट्यूड लिख लें तो मैग्नीट्यूड इसकी बनती है क्यू वी बी क्या होगा, साइन थीटा होगा। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड क्या चीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके क्वेश्चन जो भी आएंगे आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यू चार्ज है और वी वेलोसिटी एंड सो ऑन। इसमें आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम फोर्स कब होगी, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आपको पता है जब वी और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, फोर्स मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम फोर्स का फंडा क्या बनता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होगा। ठीक है, फिर हम जीरो फोर्स की बात कर रहे थे कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जीरो फोर्स कब होगी, वो कब होगी जब वी और बी जो होंगे वो आपस में या तो पैरेलल हो जाए, वी और बी आपस में पैरेलल हो जाए, पैरेलल का मतलब है थीटा 0 डिग्री हो जाए, या वी और बी आपस में क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए। एंटी पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, उस केस में पता है साइन का आंसर साइन 0 पे या साइन 180 पे 0 आता है, उस केस में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स 0 होगी। फिर आपको पता है हमारा रूल क्या होता है कि इस फार्मूले को वापस हम उधर पुट करते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है एफ इक्वल टू एफ मैक्स इनटू साइन थीटा। इसके क्वेश्चन आप लोगों ने उसी तरह करने हैं सेम एज कंडक्टर, ठीक है ना, जिस तरह के आप लोगों ने कंडक्टर के मैंने आपको सवाल करवाए हैं वही कंडक्टर वाले सेम क्वेश्चन आप लोगों ने इस मेथड से भी कर सकते हैं। जिसपे बात नहीं करते ये तो वही पुरानी बातें घिसी पिटी बातें हैं जो हम रोजाना करते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक से एक दो बातें और करके फर्दर बात कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपको करवाता हूँ। मतलब सपोज करें आपके एमसीक्यू आ गया मैग्नेटिक फोर्स 0 कब कब हो सकती है। देखिए एक तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी जब एंगल 0 डिग्री होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स कब 0 होगी जब एंगल 180 डिग्री होगा, एक फोर्स कब 0 होगी जब बॉडी न्यूट्रल होगा, यानी अगर चार्ज जिस बॉडी की बात कर रहे हो बॉडी न्यूट्रल होगी, ठीक है ना, तो उस पर भी फोर्स किसकी इक्वल होगी, 0 होगी। मैं ये बात कर रहा हूँ सपोज कर आपको यूं सवाल आ जाता है, वो कहता है एक रीजन है, इस रीजन में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में एक हाइड्रोजन एटम इंटर हुआ है। क्या इंटर हुआ है, हाइड्रोजन एटम। एटम जब भी वर्ड यूज होगा न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन एटम इंटर हुआ है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बताएं इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी। तो हाइड्रोजन एटम जब एंटर हुआ है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। क्यों मैग्नेटिक फोर्स 0 है, क्योंकि ये क्यों 0 है, ये न्यूट्रल है। ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी, जब कभी भी हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, किसी चीज के एटम का वर्ड अगर यूज करे तो वो 0 होगी। हाइड्रोजन एटम को छोड़ के और बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन इंटर हुआ है, कौन इंटर हुआ है, न्यूट्रॉन इंटर हुआ है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अक्सर बच्चे 90 डिग्री को ऐसे मैक्सिमम फोर्स यूज करते हैं ना ऑप्शन। तो 90 डिग्री के ऊपर अगर कोई न्यूट्रल चीज इंटर होगी तो फिर भी उस पर फोर्स की वैल्यू एटम मीन मैग्नेटिक फोर्स 0 की इक्वल होगी। तो उम्मीद आपको बातें याद रह जाएंगी, इन बातों को याद रखिएगा कि इसका ये क्वेश्चन आता है क्यू 0 को ये नहीं कहेगा कि सपोज करें एक बॉडी पर चार्ज 0 है मतलब उस पर फोर्स क्या होगी, वो चीज को थोड़ा ट्विस्ट देकर पूछेगा ना, तो इस तरह को ट्विस्ट देगा, वो एंगल 90 आपको शो करेगा और ऊपर वो एटम का वर्ड यूज कर देगा या न्यूट्रॉन वर्ड यूज कर देता है। न्यूट्रॉन भी तो न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रॉन पर भी मैग्नेटिक फोर्स बचो 0 की इक्वल होगी। फिर ये हो सकता है कि ये फोर्स कब लगती है, मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगी जब चार्ज के पास वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी 0 हो मीन को चार्ज पार्टिकल रेस्ट की स्टेट में हो, तो क्यू वी बी साइन थीटा से वी को 0 पुट करोगे, वी 0 पुट करोगे तो फोर्स भी इस केस में 0 हो जाएगी। एक तो ये बात होगी। तीसरा ये भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। पता नहीं इस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। हालांकि चार्ज जब खुद मूव करेगा ना तो चार्ज की मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे हम, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। ये सारी बातें होगी नेट फोर्स 0 होने की। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि एक चार्ज पर फोर्स 0 लग रही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बच्चे जल्दी से ये वाला ऑप्शन ढूंढते हैं 0 180 तक हमारा अगले एमसीक्यू पे। तो याद रखना बाकी सारी चीजें भी 0 फोर्स को ही सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन सब केसेस में जो फोर्स चार्ज पर अप्लाई हो रही होगी दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। बाकी बच्चे जो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक आते हैं वो इसी रूल के आते हैं। एक तो डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन में लिख देता हूँ, डायरेक्शन के सवाल आते हैं। मैं आपको डायरेक्शन पहले आपको मैंने मैक्सिमम एग्जांपल दे दी, आप खुद कर सकते हैं। तो फोर्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा के, वही पुरानी बातें हैं।
इसमें थीटा वी बी फोर्स 4-5 वेरिएबल्स हैं, 5 है टोटल, कोई से 4 गिवन हो तो नेक्स्ट वन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी अब आप लोगों ने खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेनी है। फोर्स की डायरेक्शन की बातें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, वो भी आप लोगों ने खुद करनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपको आइडिया हो गया, जितना बुक में था वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, इसमें बुक में इसके अलावा कोई और चीज नहीं लिखी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कुछ इसमें बातें ये हो रही, अच्छा एक ना पंजाब की बुक में ना, हाँ, जो केपीके की बुक में उसमें इस फार्मूले की डेरिवेशन नहीं है। मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी, लेकिन वो मैंने एफएससी में आपको प्रॉपर डेरिवेशन सही नहीं करवाई थी जो पंजाब की बुक में लिखी हुई है। तो जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, जब वो अपनी बुक में देखेंगे तो ये वाला फार्मूला काफी कम्प्लेक्स प्रूव हुआ है ना, उस कम्प्लेक्सिटी में आपने परेशान नहीं होना है। इस फार्मूले में जो वी लिखा हुआ है असल में, वो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस है। ये करंट का फ्लो होता है ना, इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको इससे पिछले यूनिट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ाया था। वी ड्रिफ्ट का फार्मूला मैंने पढ़ाया था आई ओवर क्यू एन ए। इसमें एन आपको पता था ना, चार्ज डेंसिटी थी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नहीं थे। इस फार्मूले में एन क्या थी, चार्ज डेंसिटी थी, क्यू चार्ज था, ठीक है, ए एरिया था वायर का, आई करंट था। तो इस टॉपिक में ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। आप अगर बहुत ध्यान से अगर उसकी वो थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये वाला फार्मूला इस टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला फार्मूला उसने वी की फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ, ये वाला फार्मूला इस टॉपिक की डेरिवेशन में पंजाब की बुक में करंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। उसने इस फार्मूले को यूं लिखा हुआ है, क्यू एन ए वी, इस फॉर्म में लिखा हुआ फार्मूला, ठीक है ना। क्यू क्या चीज है, वो जो वायर उसने ली हुई है ना, यू उसने असल में फार्मूला प्रूव करने की एक वायर ली है, उस वायर को उसने बुक में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है ना। इसमें जो ए लिखा हुआ है ना, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आई क्या चीज है, उस वायर में फ्लो होने वाला करंट है। वी क्या चीज है, उस वायर में जो चार्जेस मूव कर रहे हैं करंट की वजह से, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। समझ आ गया अब आपको। ए उस वायर का एरिया, ये प्रूफ है पंजाब की बुक में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एमडी कैट वाले स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ने इतना ज्यादा तो बताया ही नहीं था, सर ने तो फार्मूला लिख, जैसे हमारे एमसीक्यू इधर के हैं ना। तो आप पंजाब की बुक से इसके लास्ट 2 पैराग्राफ सिर्फ पढ़ लीजिएगा। ये जो टॉपिक है ना जहाँ प्रूव हुआ है, इसके लास्ट 2 पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, वो लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़िएगा, यहाँ पर बुक में ये लिखा हुआ है। बाकी ये थ्योरी शुरू में लिखी हुई है ना, तो आपको समझ आ गया ये जो फार्मूला बुक में लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला इधर से आया है ना। ये इसमें वायर के एरिया ऑफ सेक्शन, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने क्यों बोली ये बना, ये इस वायर में करंट आई की वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन चार्ज कैरियर नहीं है, एन चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। क्यू चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी जगह पर अब आप ई लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा इसका वो क्या है, पोस्टमार्टम किया है मैंने कि आपको वो समझ आ जाए कि बुक में इसके अंदर क्या हुआ है। बाकी आखिरी की 2 पैराग्राफ में बातें लिखी हुई हैं, वो बातें तो एमए बच्चों वाली बातें मैं जल्दी से कर देता हूँ। लास्ट 2 पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, उसने ये लिखा है कि सपोज करें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, इन पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बताएं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये किसकी डायरेक्शन, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है ना। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, फोर्स अपवर्ड, इस पर फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो इधर ही थी ना, इस पर भी फोर्स किधर लगनी थी, अपवर्ड। नेगेटिव की वजह से इस पर फोर्स किधर लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। समझ आ गई बात की। तो ये उसने आखिरी 2 पैराग्राफ में लिखा है कि अगर एक ही साइड से 2 अपोजिट चार्जेस इंटर होंगे तो दोनों की डिफ्लेक्शन अपोजिट होगी। पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड मूव करेगा। क्या बातें हो रही हैं, क्यों बातें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चले एक आधी और फोटो बना लेते हैं, फोटो बन ही रही है। तो इधर से चार्ज पार्टिकल एंटर हुए, इधर से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है, इधर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है। अब इन पर लगने वाली इस पर, इसको पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता ऊपर से एंटर हुआ है नीचे से एंटर हुआ है। मैंने डायरेक्शन निकालनी, मुझे पता है डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये जो तीर है बूटो वाला, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। अब इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, पाम फोर्स, इस पर फोर्स किधर लग रही है, जिधर हाथ को मैं हिला रहा हूँ, इनवर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इनवर्ड लग रही है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपवर्ड लग गया। अब जादू ना इसको समझ लेना, ये रूल है। इधर से चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इंटू अपवर्ड डिफ्लेक्ट होता है, अगर इधर से पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। जादू नहीं है, सीधा सा रूल है, आपने रूल अप्लाई करना, आपको समझ आ जाएगा।
किधर चले गए थे हम तो इतनी प्यारी सी चीज पढ़ने लगे थे। अच्छा सा सवाल है। चले ये भी बातें हो गई, आपको समझ आ गई। एक वायर है, एक ना चीज मेरा पुत्र आप सारे माइंड में रखें, चीजों को ज्यादा पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, चीजों को बहुत कम पढ़ लेने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक होगा। कुछ बच्चे समझते हैं हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो मतलब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा डाटा प्रिपेयर करना है। तो आप अपना माइंड सेट थोड़ा सा बदलें, जितनी ज्यादा किसी चीज को क्लियर करके आप कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उतनी ज्यादा चीज आपके लिए पेपर में याद रखना उसको आसान होगा। आपको आप नॉर्मल तरीके से याद करके जाएंगे, लेकिन अगर उस चीज को एग्जैक्ट हर एंगल से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद रखने में वो चीज बड़ी आसानी होगी, और पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर आ जाएगी जिससे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही उन चीजों को नैरो करके वो एक आधे एमसीक्यू पे बात की हुई, तो फिर पेपर में कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, मतलब चीजों को ज्यादा अच्छा पढ़ें, डिटेल से पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। एक वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, सपोज करता हूँ, सपोज करें इस वायर में करंट 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पे जनाब, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस भी 2 मीटर लिख लेते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस 2 मीटर है। यहाँ पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा हुआ, जब चार्ज की नेचर ना बताएगी कौन सी है तो वो पॉजिटिव होता है। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा हुआ, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और प्यारे बच्चों चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। चार्ज 1 माइक्रोकूलम क्या है, मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इस पर लगने वाली फोर्स कहता है बताएं, यानी जो करंट की डायरेक्शन है वही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है चार्ज की, इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बताएं। बहुत सारे लेजेंड्स ये करते हैं इस सवाल में, चलो फोर्स को 0 लिख देते हैं। बहुत सारे लेजेंड फोर्स को क्यों 0 लिख देते हैं, वो इसलिए लिख देते हैं उनको लगता है जो करंट की डायरेक्शन है वही चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम हो जाए तो फोर्स 0 हो जाती है। देखिए किसकी डायरेक्शन सेम हो जाए तो फोर्स 0 हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाए। फोर्स ऑन चार्ज निकालनी है, फोर्स ऑन दिस चार्ज निकालनी है, इस चार्ज की वेलोसिटी की जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर इसकी डायरेक्शन सेम हो जाती तो इस पर फोर्स 0 होती। ये तो इसकी वेलोसिटी की करंट से डायरेक्शन सेम हुई है, ये तो फार्मूले में है ही नहीं, वेलोसिटी और करंट दोनों इकट्ठे तो है ही नहीं। चले आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, आपको अब यहाँ से मसला नहीं बनेगा। एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होगी। पहली बात ये देखिए थीटा एंगल है किसके दरमियान में, वी और बी के दरमियान में। अगर थीटा एंगल वी और बी के दरमियान में, मैं असल में ये सवाल छोटा सा है, मैं इसमें 2-3 चीजें इकट्ठी करवाना चाह रहा हूँ, तो अलग अलग सवाल बनाता नहीं, मैं एक ही ऐसा सवाल ज्यादातर कोशिश यही कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन चूज करूँ जिस एक ही क्वेश्चन में 4-5 कंसेप्ट डिस्कस हो जाए, तो आपको लगे आपने एक ही किया है, उस बहाने आप 4-5 चीजें और सीख रहे हैं। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े लंबे नजर आते हैं, उसमें एक चीज नहीं होती, इसमें 4-5 चीजें चल रही होती, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। बी और बी में एंगल बताना है, एंगल बी और बी में तो पता है हमें, ये करंट आपको यूं फिंगर्स कर्ल की ऐसे ऐसे कर्ल होती है, ये कंडक्टर यूं कर्ल की, ये किधर जा रही है फिंगर इनवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इनवर्ड है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। जब ये इनवर्ड है, ये ऊपर आपको में समझ आ गया, एंगल 90 है, साइन 90 पे 1 समझ आ गया प्यारे बच्चों, थीटा 90 डिग्री है, साइन 91 क्यू वी बी हो गया। आपका जो ज्यादातर आने के क्वेश्चन चांस है वो ये होगा कि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो दे देगा, वेलोसिटी इसने दी है, चार्ज इसने दिया था, आपको बी की वैल्यू बता देगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये है। आपने सिर्फ क्या गेस करनी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गेस करके आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिए ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इसका इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो हम बता सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 2 पाई इनटू आई बाय आर हो जाएगा। म्यू नॉट मैंने आपको बताया, आई आपको पता है, आई कितना है 2 एम्पीयर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये भी बच्चे आप खुद निकाल लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि 2 × पावर-7 टेस्ला बनेगा, चेक कर लेना, आसान से सीधा सीधा कैंसिल होता है बस, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लोगे ना, क्यू वी बी की वैल्यूज आप लोग खुद पुट करेंगे और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻12 न्यूटन। तो 2 बच्चे आप लोगों ने बातें सीख ली, एक आपको एंगल का कंसेप्ट फर्दर क्लियर हुआ
और दूसरा आपको ये समझ आ गया कि अगर उस पॉइंट पे जहां पर चार्ज पड़ा हुआ इन दोनों की डायरेक्शन को सेम करके नहीं लिखना, एंगल का एग्जैक्ट कंसेप्ट यूज करना। और थर्ड बात आपने ये सीखी कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें उस पॉइंट पे नहीं भी गिवन और साथ में एक वायर बनी हुई है, तो हम एम्पेयर ला का छोटा सा पीस यूज करके उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और आपको सवाल करवाते हैं अच्छे से इसी के। क्वेश्चन इसके ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2I प्लस 3J प्लस K हो जाएगा। तो जो आप में से रिपीटर है वो आप ये गिला ना कीजिएगा सर, लास्ट टाइम आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाए थे। लास्ट टाइम इसलिए क्वेश्चन नहीं करवा सका था कि वो टाइम ड्यूरेशन बड़ा कम होता है, इस साल टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, इस वजह से करवा रहा हूँ। तो ये ना हो कि बाद में आप कहेंगे लास्ट टाइम हमारे साथ ये होती है। तो B2I प्लस 3J प्लस K है और V जो था वो 3I माइनस 4J है। ये B और V के मैंने और चार्ज है वो 1 माइक्रो कूलम, इसको आप लिख सकते हैं पावर -7 कूलम। माइक्रो कूलम छोड़ो 1 कूलम लेते हैं, प्यारा सा चार्ज होता है 1 कूलम। क्वेश्चन उसके ये है कि इस चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स, उसने ऊपर एरो का साइन लगा दिया, मैग्नेटिक फोर्स पूछा। बहुत खूबसूरत सवाल, ये सवाल याद रखना, इसके भी आएंगे, ये सवाल इसके भी आएंगे। याद आया कुछ? R क्रॉस F याद है ना, मैंने एक सवाल करवाया था, मैंने कहा था टॉर्क कैलकुलेट करो, R को मैंने वेक्टर फॉर्म में दिया था और F को मैंने वेक्टर फॉर्म में दिया था और मैंने बोला था टॉर्क कैलकुलेट करो। आपको याद आ गया होगा कि अगर R भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, वेक्टर फॉर्म मीन I और J की फॉर्म में हो और ये F भी वेक्टर फॉर्म में हो, तो फिर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको टॉर्क के लिए पढ़ाया था वो प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। Q इंटू V क्रॉस D होता है, उसमें तो क्या था, R क्रॉस F का जो भी आंसर आएगा वो टॉर्क के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, V क्रॉस D का जो आंसर आएगा उसको Q से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, फोर्स की। मैंने तो कहानी भी की है, मैंने चार्ज 1 को इसीलिए लिख लिया था कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो V क्रॉस D का आंसर होगा वही फोर्स बनेगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना करें एक ही बात होती है ना। लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में चार्ज 1 कूलम में कुछ भी हो, इसको उससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। तो ये जो बात अभी बता रहा हूँ, जिन बच्चों को R क्रॉस F सॉल्व करना नहीं आता वो उस सवाल में खुद से इसकी जगह R लिख लें, इसकी जगह F लिख लें, मैं यूं कर लेना, अपने माइंड में लिख लें, माइंड है ना आपके पास, उसमें लिख लें, इसको R लिख लें, इसको आप अपने दिमाग में F लिख लें। तो अब आप R क्रॉस F जब निकालोगे, क्योंकि मैंने क्या निकालना है, V क्रॉस D, तो V क्रॉस D असल में क्या बनेगा, आपको जो दिमाग में लिखा हुआ R क्रॉस F, उसका आंसर टॉर्क के बराबर भी हो जाएगा। तो आपकी थोड़ी सी यहाँ से टॉर्क की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, V क्रॉस D कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, मुझे लगता है ये डिटर्मिनेंट वाला सबसे आसान है। इसके ऊपर खूबसूरत सा IJK लिखें, फिर मार्कर चेंज करें, ठीक है ना। पेपर में की हेडिंग दे दें कि खूबसूरत मेथड ना करते रहना, 45 सेकंड्स के अंदर MCQ हल करना। अब पहले वेक्टर जिधर लिखा हुआ है ना, पहले उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ये ख्याल रखना है, मस्ट ये नहीं लिखना कि B ऊपर सर ने दिया है तो मैं B पहले लिख दूं, जो इधर ऑर्डर है उसको पहले लिखना है और उसके पहले कोफिशिएंट उसके लिखने हैं, जो बाद में क्रॉस के उसके बाद में कोफिशिएंट लिखने हैं। यहाँ पर R के पहले कोफिशिएंट आएंगे टॉर्क में और F के बाद में आएंगे, ये बात याद रखें। V के कोफिशिएंट जरा देखो, V का I के कोफिशिएंट कितना है, 3, कोफिशिएंट तो पता होगा, ये बात आपको आती है। I के साथ जो लिखा है उसको कोफिशिएंट, K के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है उसका -4 है, इसमें तो K है ही नहीं है तो 0 होगा फिर, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने B के कोफिशिएंट लिखने, I के कोफिशिएंट कितना है 2, J का कोफिशिएंट कितना है 3, K के साथ कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 होता है। अब बच्चों इसको ओपन कैसे करना है, इसको ओपन ऐसे करना है, I आप उसी तरह लिखेंगे, इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, इसको कॉलम, इसको रो। तो आप क्या करेंगे, इसका कॉलम भी छोड़ दें, इधर भी उंगली रख दो और इसकी ये रो भी छोड़ दो, छुप गया। बाकी जो बच गया ना उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये बच गया ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप लोगों ने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले इसको इससे को करो फिर इसको इससे करो। तो -4 को 1 से करोगे तो -4, ये माइनस फार्मूले का होगा, इसको इससे करोगे तो ये -4 का अपना आ रहा है, ये माइनस दरमियान में फार्मूले का होगा। 3 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है।
फिर जे के साथ आप लोगों ने माइनस लगाना है, जे के साथ बस फार्मूले का माइनस है, ठीक है। ऐसे मैं प्लस से भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो बात आपको दोबारा लंबी हो जाएगी समझना। आप बस यही याद रखें जे के साथ माइनस आएगा। इधर इसके कॉलम को छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, इसकी अब रो को भी छोड़ दिए। बाकी क्या बच गया, आपको क्या नजर आ रहा है, आपने 3021 नजर आ रहा है, 3021। आप इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस तो फार्मूले का। 2 को 0 से करेंगे, 0 तो दबाइयों में जा रहा है, हर चीज खराब कर रहा है हमारी 0। जे के साथ सिर्फ माइनस लिखना है, इसके साथ जे के साथ सिर्फ माइनस लिखना है, बाकी सारे प्लस होंगे। इसके ऊपर फिंगर रखिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बाकी क्या बच गया, 3 -421, इसको तो 3 इंटू 3 9, ये माइनस फार्मूले का, और -4 को 2 से करेंगे तो -8, उसका अपना भी माइनस आ रहा है। ये बच्चे कितना बन जाएगा, ये आपका बन गया -4 आए, ऐसे ही है ना। और ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -3j, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 17 हो गया, +17 ये हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये v क्रॉस b आ गया। अगर आपसे टॉर्क पूछता ना, आप लोगों ने इसको r माना होता है, इसको f माना होता है, तो टॉर्क का आंसर यही होता, -4i -3j +17 के वेक्टर फॉर्म में होता ना। अच्छा खैर, हम वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन था F मैग्नेटिक इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b तो बच्चों आपको आ चुका है, Q कितना 1 इंटू वी क्रॉस बी लिखे, -4i -3j +17 के। अब डिपेंड करता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में इस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो -4i होगी, -3j होगी, और प्लस कितनी बन जाएगी, 17k हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन आ जाएगी। क्लियर होगी बात आप सारों को। बस ये चीज आप लोगों ने याद रखनी इस केस में। अगर ये भी हो सकता था कि अगर चार्ज में 1 माइक्रोकूलम का ही लेता, 1 माइक्रोकूलम का ही लेता, तो ये सारा आंसर इसी तरह ही आ जाता, और एंड पे क्या लिखा होता, माइक्रो न्यूटन लिख देता छोटा सा, ये आंसर उसी तरह ही रहता, और एंड पे क्या लिख देता, माइक्रो न्यूटन लिख देता बजाय। या यूं भी हो सकता था कि वो माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁶ होता है, ये इसी तरह लिखा रहता। इधर 10⁻⁻, बाहर सारे के बाहर 10⁻⁻ और -6 के साथ क्या आ जाता, न्यूटन आ जाता। तो जब चार्ज माइक्रो वगैरह में गिवन होते हैं तो फिर ज्यादातर वो इसी तरह की अप्रोच यूज करता है। तो उम्मीद है आप इसको कर सकते हैं बहुत इजी वे से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पे आप लोगों ने खुद सोचना भी है थोड़ा सा। अगर किसी एग्जामिनर ने बहुत अच्छा पेपर बनाया तो इस तरह का सवाल आपको देगा। इसमें वो कह रहे हैं, ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड, ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन बी लिख करो ना, मैग्नेटिक फील्ड में बी लिख देता हूँ, ठीक है। इज मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है 3i + 4j, 3i + 4j इनटू वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड चार्ज, ये बस शरारत हो रही है छोटी सी, एंड चार्ज एक्सेलरेशन आ गया जनाब इस सवाल में। चार्ज एक्सेलरेशन इक्वल टू है xi + 2j, xi + 2j, ठीक है, xi + 2j चार्ज एक्सेलरेशन हो गया। तो उम्मीद है नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, अच्छी बात है। 11 नंबर सफा शुरू हो गया। फाइंड x, बहुत सिंपल सा सवाल लेकिन आपको परेशान करने के लिए लिखा है मैंने, फाइंड x। इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं क्योंकि ये प्यारा सवाल है, इसके ऑप्शन भी लिखते हैं। इसका ऑप्शन 3/8, इसका ऑप्शन -3/8, इसका ऑप्शन 8/3, और इसका ऑप्शन -8/3। मेरा दिल तो था मैं असाइनमेंट दूं, लेकिन आपसे कुछ बच्चों से हल नहीं होगी, इसलिए मैंने ये असाइनमेंट देखें। अभी आप लोगों को ये जो फार्मूला मैं बार बार 100 दफा लिख चुका हूँ, उस फार्मूले से हम क्या चीज सीख चुके हैं, हम ये सीख चुके हैं कि फोर्स और वेलोसिटी का आपस में एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री है, और फोर्स का और मैग्नेटिक फील्ड का भी आपस में एंगल 90 डिग्री। ये बात पता है हमें, हम 100 दफा कर चुके हैं। न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया था, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, हर मुसलमान को याद है, मास तो कांस्टेंट है, तो जो फोर्स और एक्सेलरेशन की ऑलवेज सेम डायरेक्शन होती है, फोर्स और एक्सेलरेशन की ऑलवेज सेम डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है,
न्यूटन सेकंड लॉ से पता है फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्यों सेम है, मास कांस्टेंट है तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दरम्यान में इक्वल लगा हुआ है तो दोनों तरफ एंगल 0 डिग्री होगा, मास कांस्टेंट इक्वल, दोनों तरफ डायरेक्शन सेम, ऑलवेज सेम डायरेक्शन। ठीक है, आपको बात आ गई समझ। अच्छा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू बी है तो यहां से हम एक कंसेप्ट निकाल नहीं सकते, जो एक्सेलरेशन होगा वो भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब भी देखें लिखा हुआ वो एक्सटर्नल ही होता है, तो एक्सेलरेशन का भी मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब सवाल हल हुआ ही नहीं हुआ, अब हल हो गया सवाल। सवाल कैसे हल हो गया, ये बी गिवन है, ये ए गिवन है, ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये चार्ज पार्टिकल जो है जिसका ये एक्सेलरेशन इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। अगर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है तो इस केस में योर ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, खत्म। और डॉट प्रोडक्ट लो सवाल हल हो गया। ये करूं हल में, अब आप खुद इसको हल कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने कैसे लेना है, आई के कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होता है, जे जे से मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता है ना, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर मल्टीप्लाई करो ना 3 को किससे करो, एक्स से, आई को आई से करना है ना, तो कितना हो जाएगा 3x, फिर जे को जे से करो, 4 को 2 से करो, प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने तो थोड़ा अच्छा सवाल बनाया है ना, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सेलरेशन दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या दे दिया, एक्सेलरेशन दे दी। ये भी हो सकता है पेपर में कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो फोर्स यहाँ पर दे दे, वो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, और कोई एक वेरिएबल इस तरह के एक्स वगैरह अननोन कर दे और के उसकी वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हो, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी दे दे, वेलोसिटी किस फॉर्म में दे दे, कोई एक वेरिएबल अननोन कर दे, तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली बहुत सिंपल सी बात समझ आ चुकी होगी कि इस चीज को आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए, परपेंडिकुलर की बातें शुरू हो रही हैं तो वही बातें कंटिन्यू रखते हैं। हमें ये चीज तो पता है ना कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, वही बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है, यानी जो जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही बॉडी की किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होगी। मतलब फॉर इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ले रहे होते हैं। तभी आप लोगों ने यहाँ से क्या रूल पढ़ा है कि फोर्स और वेलोसिटी आपस में, कौन सी फोर्स की बात हो रही है भला, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि मैग्नेटिक फोर्स और फिर डिस्प्लेसमेंट भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, हर इंस्टेंट के ऊपर। जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो हर इंस्टेंट के ऊपर, ये बात कब है, हर पॉइंट पे है, ये बात भी हर पॉइंट पर होगी कि मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ से बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट में मिल गया कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, ये बातें अपने माइंड में लाएं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स की कब बात हो रही है, कि चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका वर्क डन कैलकुलेट, उस चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करें। लंबा थोड़ा सवाल होगा पेपर में, आप बस उसका कंसेप्ट याद रख लें कि जब भी आपके पास कोई चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, हमसे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स पूछे, तो मैग्नेटिक फोर्स का डिस्प्लेसमेंट साथ एंगल 90 डिग्री है। ऐसी फोर्स जिसका डिस्प्लेसमेंट साथ एंगल 90 डिग्री हो, उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जिसके दरम्यान में एंगल 90 डिग्री हो। एफ डी कॉज 90 भी 0, इस केस के अंदर वर्क डन किसकी इक्वल होगा, 0 होगा। ये वो कह रहा है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करेंगे, तो इस केस में वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। आसान सी बात। अच्छा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 की इक्वल हो गया। अब अगर हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, वैसे मैं बात डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन मैं थोड़ी सी बात डिटेल से करना चाहता हूँ। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। हम तो मैग्नेटिक फील्ड में किस फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो 0 होता है। हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। बातें सीक्वेंस में माइंड में लेकर आए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का लेक्चर नहीं दे रहा, वो तो मैं दे चुका हूँ। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है तो 0 होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर वर्क डन 0 होता है
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, साथ में चार चार्ज वर्ड यूज करते रहो तब बातें समझ आएंगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किस में मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, और आपका क्वेश्चन आज इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो आप लोगों ने याद रखना उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। और अगर आपसे पूछे उसका वर्क डन कैलकुलेट करो तो वर्क डन भी जीरो होगा। अगर आपसे कहेगा ना चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो इन मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड का फीचर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लोगों ने याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी होती है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे चार्ज जो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी नॉट एग्जिस्ट इन बी। ठीक है, तो लिखा आपको ऑप्शन लिखा होगा नॉट एग्जिस्ट इन बी, यहाँ पर बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन मैंने जीरो क्यों नहीं बोला, जीरो में बोलता तो आपको कंसेप्ट ठीक ना होता। जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी किस फील्ड में हो सकती है, कंजर्वेटिव फील्ड में भी हो सकती है। देखिए एक बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और अगर हम अर्थ की सरफेस को रेफरेंस मान लें तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हम ग्रेविटेशन फील्ड में ये तो नहीं बात करते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। जीरो होना और एग्जिस्ट ना करना दो डिफरेंट लफ्ज है, इस बात को समझिए, ये कंसेप्ट है इसमें ना। तो यहाँ पर मुझे ये कहना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। और जीरो में क्यों नहीं बोल रहा, जीरो तो कंजर्वेटिव फील्ड में भी हो सकती है बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर हम अर्थ को रेफरेंस अज्यूम करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को आप लोगों ने इस तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बात, बस यहीं तक आज रुकते हैं, फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया।